अध्याय 71 रेन शियासु का उत्तम कौशल अनुवादक लेगे संपादक लेगे जब रेन शियासु स्कूल की दीवारों के ऊपर से झांग जिंगलिन की शिक्षाओं को सुना था तो उन्होंने एक बार झांग जिंगलिन को कुछ अजीब कहानियां साझा करते हुए सुना था जिनमें से कुछ गायब हो रहे शहरों के बारे में थे। कभी कभी जब रेन शियासु को झांग जिंगलिन की याद आती है तो उसे लगता है कि वह हमेशा एक गंभीर व्यक्ति नहीं था। जब भी यह शिक्षक पते पते थक जाता है तो वह बस पोडियम पर कुर्सी लेकर बैठ जाता है और कक्षा का समय भरने के लिए कुछ दिलचस्प कहानियां सुनता है। हालांकि रेन शियासु को लगा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। आखिरकार शहर में एकमात्र शिक्षक होने के नाते झांग जिंगलिन के लिए पूरे दिन केवल पाठों के बारे में बात करना काफी मुश्किल होगा। पिछले दिनों श्री झांग ने अपनी एक कहानी सत्र के दौरान जंगल में एक प्राचीन शहर के बारे में बताई थी। प्राचीन शहर कुछ समय तक समृद्ध रहा था लेकिन अचानक किसी कारण से उसका पतन होने लगा। झांग जिंगलिन ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्राचीन शहर के पतन के बाद राक्षस दिखाई देने लगे थे। उस समय रेन शियासु ने यह कहते हुए कहा, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। अगर वह सब कुछ नहीं सिखाना चाहता था तो ऐसा ही हो। उसे मुसलमानों और इस तरह के विषयों को क्यों करना पड़ा? इस दुनिया में वास्तव में राक्षस कैसे हो सकते हैं? लेकिन रेन शियासु अब थोड़ा चिंतित हो गया था। वास्तव में झांग जिंगलिन की उम्र बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और संभवतः वह मात्र 30 के दशक में थी। रेन शियासु ने वांग फुगुई से पहले सुना था कि झांग जिंगलिन बहुत समय पहले एक अलग जगह से आया था। ये कितने समय पहले की बात है, इसे कोई याद नहीं रख सकता। रेन शियासु कभी कभी सवाल करते थे कि क्या झांग जिंगलिन शरणार्थी बनने से पहले गढ़ का निवासी था, वरना वह इतनी सारी बातें कैसे जान सकती थी? भले ही उसने जो कुछ कहा हो वह मनगढ़ंत हो सकती है। अब जब जू जियानचू ने कहा कि जिंग पहाड़ों के भीतर एक रहस्यमय शहर छिपा हुआ है तो रेन शियासु को झांग जिंगलिन की बात याद आ गई। तो क्या इसका मतलब यह था कि जंग पहाड़ों में राक्षस थे? रेन शियासु ने जू जियानचू से पूछा, क्या वे किसी अन्य चीज के बारे में बात की? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जू जियानचू ने इस पर ध्यान से सोचा और कहा, मुझे लगता है कि वांग कांग्यांग को भी हमारे रवाना होने से पहले अपने स्रोत से पता चला होगा कि जिंग पर्वत के बारे में ये जानकारी केवल गढ़ 113 तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा लगता है कि अन्य टीमें भी वहां जा रही हैं। रेन शियासु ने सोचा था कि जू जियानचू कुछ रहस्य उजागर करने वाला है लेकिन केवल इतना ही निकला। वास्तव में चाहे गढ़ के पर्यवेक्षक हो या निगम, वे सभी इन अलौकिक प्राणियों के विकास में बहुत रुचि रखते हैं। जू जियानचू ने कहा, आप सभी को गढ़ में नवनिर्मित मनोरोग अस्पताल के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? अलौकिक प्राणियों का अध्ययन न केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्यवेक्षक उनसे बचाव करना सीखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे उनका उपयोग करना चाहते हैं। क्या आप इन अलौकिक प्राणियों के बारे में और बात कर सकते हैं? रेन शियासु ने कहा, एक अलौकिक प्राणी के रूप में आपको इस मुद्दे के बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए, है ना? अलौकिक प्राणी, जू जियानचू ने इस पर विचार करते हुए कहा, वास्तव में अलौकिक प्राणी बहुत समय पहले से ही अस्तित्व में थे। बस इतना था कि अतीत में सभी उन्हें किंवदंतियां मानते थे। इन दिनों उन पर फिर से ध्यान बढ़ गया है क्योंकि अलौकिक प्राणी अधिक बार दिखाई देने लगे हैं। यहाँ तक कि अलौकिक प्राणियों का एक अत्यंत गुप्त संगठन भी है जो कुछ स्थानों पर दिखाई देता है। रेन शियासु दंग रह गया। अब उनका कोई संगठन भी है। ऐसे संगठन के अस्तित्व का अर्थ यह है कि अलौकिक प्राणियों की संख्या कम नहीं थी। आप लोगों ने शायद पहले ही उस घटना के बारे में सुना होगा जिसमें कुछ समय पहले एक अलौकिक प्राणी ने एक गढ़ के पर्यवेक्षक की हत्या करने की कोशिश की थी, है ना? जू जियानचू ने कहा, वांग कांग्यांग ने मुझे बताया कि वह अलौकिक प्राणी सबोटर्स नामक संगठन से था, या कम से कम उस अलौकिक प्राणी ने यही दावा किया था। क्या वह पकड़ा गया? रेन शियासु उत्सुक था। नहीं, जू जियानचू ने अपना सिर हिलाया। वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आजकल हर प्रमुख गढ़ अलौकिक प्राणियों को निशाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि वे अभी भी इन लोगों की खतरे की रेटिंग का आकलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है। रेन शियासु ने बुदबुदाते हुए कहा, उन्हें मौत तक क्यों लड़ना पड़ता है? क्या वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह स्थिति से सहानुभूति रख सकता था। चूंकि रेन शियासु भी एक अलौकिक प्राणी था और अचानक उन बड़े संगठनों का सामना करने के कारण वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। यांग शियाओजिन ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। जू जियानचू ने आह भरते हुए कहा, मैं अब गढ़ में वापस नहीं जा सकता। अगर गढ़ में रहने वाले लोगों को पता चल गया कि मैं एक अलौकिक प्राणी हूं तो मेरे लिए ये दुखद अंत होगा। उसके पास खड़े लियुबू ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारा रहस्य नहीं बताएंगे। सच कहूं तो लियुबू को थोड़ी चिंता थी कि कहीं शू शियानचू उसे चुप न करा दे, इसलिए उसने जल्दी से इस मामले पर अपना रुख जाहिर कर दिया। जू जियानचू ने बिना कुछ कहे लियुबू की तरफ देखा। यह देखा जा सकता था कि वह अभी भी अपने सिद्धांतों पर अड़ा हुआ था और किसी को चुप कराने जैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन लियुबू के आश्वासन पर कौन विश्वास करेगा? उस पर भरोसा करना बेवकूफी से भी परे होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जू जियानचू ने लियुबू को दुर्लभ जवाब दिया। यहाँ सभी में से तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती हो। रेन शियासु ने पूछा, तो फिर आप वापस जा सकते हैं अगर लियुबू दुर्घटना में मर जाती है ना? लियुबू दंग रह गया। वह उसे इस तरह कैसे शाप दे सकता था? लियुबू रेन शियासु को डांटना चाहता था लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। जू जियानचू, जो एक तरफ खड़ा था, आह भरते हुए बोला, आप भी एक अलौकिक प्राणी है ना? रेन शियासु ने कहा, हाँ। नो VAL.com पर नई कहानियां पढ़ें। रेन शियासु को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने किसी तरह से अपना परिचय दे दिया था और क्या यांग शियाओजिन को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। तब जू जियानचू ने कहा, तुमने लोगों को परेशान करने के लिए अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया होगा। रेन शियासु अवाक रह गया। लेकिन रेन शियासु को अचानक प्रेरणा मिली। उसने मन ही मन महल से कहा, महल, क्या मेरे पास लोगों को परेशान करने का कोई हुनर है? मेरी कुशलता का स्तर क्या है? महल से आए आवाज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। रेन शियासु अवाक रह गया। ये वास्तव में उत्तम था। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन की प्रशंसा में तब दम तोड़ दिया था जब उसे पता चला कि उसके पास एक बेहतरीन हुनर है। लेकिन उसे खुद भी ऐसा हुनर होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके हुनर से अपने हुनर की तुलना करने पर उसे लगा कि उसके पास जो हुनर है वह बकवास है। पहले क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? जब रेन शियासु ने सोचा कि उसके पास भी एक बेहतरीन हुनर है तो उसके अंकोशों में दर्द होने लगा। लेकिन फिर भी यह एक बेहतरीन हुनर था, इसलिए वह फिर भी खुश था। कुछ लोगों ने इस बारे में बात की कि जीवन में किसी कौशल को निपुणता से प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि वह जीवन में इतनी कम उम्र में ही इसे हासिल कर लेगा। जू जियानचू ने खो के बाहर पड़ी तीनों लाशों पर एक नजर डाली और आखिरकार कहा, चलो चलते हैं। जिन पर्वतों में जो कुछ भी है मैं खुद जाकर उसे देखूंगा। यही वह था जो अलौकिक प्राणी चाहते थे। हर कोई सोचता था कि किंवदंतियों में जो कहा गया था वह वास्तविक था, लेकिन एक बार जब वे किंवदंतियों के करीब पहुंचने लगे तो उनमें पूरी दुनिया के लिए इच्छा विकसित हो गई।
जू जियांचू और रेन शियासू के लिए भी यही स्थिति थी। जू जियांचू ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी जर्नी टू द वेस्ट नामक किताब पढ़ी है या नहीं। मैंने इसे गढ़ की एक लाइब्रेरी में देखा है। जब मैंने किताब में पढ़ा कि कोई 13,500 कट्टी वजन का डंडा उठा सकता है तो मुझे यह अविश्वसनीय लगा। लेकिन आजकल मुझे आश्चर्य होता है कि क्या किताब के पात्र इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। किताब में कहा गया है कि डंडा इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों को कुचल सकता था। रेन शियासू ने इस पर विचार किया और कहा, मैंने अभी तक जिस पुस्तक का उल्लेख किया है वह मुझे कभी नहीं मिली क्योंकि शहर के स्कूल में यह पुस्तक नहीं मिलती। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 13,500 कैरेट वजन का डंडा पहाड़ों को कुचल सकता है तो मुझे इससे परेशानी है। ये केवल 6 टन के आसपास होता है। शहर के बाहर कारखाने में ट्रैक्टर पहले से ही 10 टन का भार उठा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे सीमा से थोड़ा आगे निकल गए और उनमें से 2 डंडे ले गए तो ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। जू जियांचू ने गहरी सांस ली और फिर मुड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। वह अनजान जिंग पर्वत की ओर जाने वाला था। अध्याय 72 भूत अनुवादक लेगे संपादक लेगे जंगल में जाने के बाद रेन शियासू ने संघर्ष के किसी भी संकेत पर बारीकी से ध्यान दिया क्योंकि पिछली रात से लापता 2 सैनिकों का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। रेन शियासू जानना चाहता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। भारी बारिश ने उनके दोनों पैरों के निशान धो दिए थे जिससे रेन शियासू के लिए उनके पदचिह्नों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। किसी भी पदचिह्न के अभाव में वह केवल आसपास की पत्तियों और शाखाओं की ही जांच कर सकता था। जंगल बहुत घना था इसलिए बड़ी बड़ी छतरियों के नीचे हर जगह घनी झाड़ियां थीं। अगर वे दोनों जंगल से गुजरते तो रास्ते में कुछ शाखाएं जरूर तोड़ लेते। यह ऐसी चीज थी जो बारिश में बह नहीं जाती थी। रेन शियासू ने कुछ टूटी हुई शाखाओं के रास्ते का अनुसरण किया लेकिन उनका रास्ता केवल कुछ दर्जन मीटर तक ही चला और फिर लुप्त हो गया। जब जू जियांचू को एहसास हुआ कि रेन शियासू कुछ ढूंढ रहा है तो उसने पूछा, क्या अभी तक कुछ मिला? नहीं, रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया। वे इससे आगे नहीं गए। उनके रास्ते अचानक यहाँ रुक गए। वे दोनों डर गए होंगे इसलिए उन्हें खो से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। हालांकि यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे दोनों उस समय खो से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर थे। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हुई होती तो खो में मौजूद हम लोगों को इसकी आवाज सुननी चाहिए थी। भले ही उस समय बारिश की आवाज उसे दबा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तो सबसे संभावित कारण यह था कि जब वे यहाँ शौच के लिए आए थे तो उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसने उन्हें इतना अचंभित कर दिया कि उन्हें आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला। जब रेन शियासू ने आसपास के पेड़ों को देखा तो उसने पाया कि एक भी पेड़ की छाल नहीं उखड़ी थी। लड़ाई या संघर्ष का कोई निशान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो बात सचमुच डरावनी थी वह था अज्ञात का भय। चलो चलें, जू शियांचू ने कहा। ऐसी परिस्थितियों में हमें शिविर लगाने के लिए और भी सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हमें ऐसा करना ही होगा, भले ही हमें दिन की यात्रा तय समय से पहले ही खत्म करनी पड़े। रेन शियासू ने शू शियांचू की बात से सहमति जताई। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम कल रात की खोज जैसी ही कोई गुफा पा सकें। हालांकि हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हम खोह में सुरक्षित थे। इसलिए मुझे लगता है कि आज रात शिविर लगाने के लिए ऐसी ही कोई गुफा ढूंढना बेहतर होगा। बारिश के बाद आसमान अभी तक साफ नहीं हुआ था, इसलिए उसके बाद भी बारिश हो सकती थी। जैसा कि कहावत है, शरद ऋतु की बारिश के बाद ठंड का दौर आता है। बारिश ने ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होने वाली भीषण गर्मी को भी रोक दिया था। लोगों का समूह जंगल में बहुत कठिनाई से चल रहा था। रेन शियासू ने जू शियांचू को सुझाव दिया कि वह ऐसा रास्ता अपनाने की पूरी कोशिश करे जहां कोई गड्ढा न हो। वर्तमान युग में जहां चींटियां मनुष्य की उंगली के पैर जितनी बड़ी हो सकती हैं और चेहरे पर कीड़े भी एक अजीब चीज है, अब जोंक जैसी किसी चीज का सामना करना किसी की जान भी ले सकता है। जो कपड़े उन्होंने पहने थे वे उन्हें जोंक के काटने से बचा नहीं सके। मुझे आश्चर्य है कि ये कीड़े इतने बड़े आकार के कैसे हो गए। रेन शियासू ने आश्चर्य व्यक्त किया, वास्तव में ये चेहरे वाले कीड़े क्या हैं? जू जियांचू ने एक पल सोचा और कहा, वे जो भी हैं, उन चेहरे वाले कीड़ों को कीट होने की सीमाओं को पार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? उनकी शारीरिक संरचना सुनिश्चित करती है कि वे स्तनधारियों की तरह बड़े आकार में नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बस ऐसा कुछ होने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ हवा में ऑक्सीजन का अनुपात बहुत अधिक है जिसने उन्हें इस आकार तक बढ़ने की अनुमति दी है। क्या आप लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान दिया है? भले ही हम शारीरिक रूप से थके हुए हों, लेकिन हमारा दिमाग ठीक है और हम अभी भी स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे द्वारा सांस ली जा रही ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा से संबंधित है। रेन शियासू ने जब जू शियांचू का विश्लेषण सुना तो उसे लगा कि यह काफी उचित है। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ जीवन के रूप विकसित हो रहे थे, बल्कि इसमें कुछ वैज्ञानिक तर्क भी शामिल थे। एक मिनट रुको, रेन शियासू हैरान था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का वनस्पति जीवन भी उत्परिवर्तित और विकसित हो रहा है जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है? गढ़ के पास की वनस्पति भी थोड़ी बहुत पनपने लगी है। उस स्थिति में क्या भविष्य में कीटों के संक्रमण की घटनाएं भी होंगी? ये बहुत संभव है, जू जियांचू ने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए सभी की सहनशक्ति में अंतर स्पष्ट होता गया। रेन शियासू के लिए यह आसान काम था। अपनी मौजूदा सहनशक्ति के साथ वह बिना ताकत खोए आसानी से जंगल में ट्रैक कर सकता था और बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं करता था। हालांकि शू जियांचू एक अलौकिक प्राणी था, लेकिन उसकी शारीरिक फिटनेस में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। खुद शू जियांचू ने भी माना कि अलौकिक प्राणी बनने के बाद ही उसकी शारीरिक फिटनेस में सुधार होना शुरू हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी। इस तरह जू जियांचू की शारीरिक फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी कि वह रेन शियासू के बराबर हो सके। जू जियांचू ने कहा, जब से मेरी शक्ति जागृत हुई और मैं एक अलौकिक प्राणी बन गया, मुझे एहसास हुआ कि हर बार जब मैं प्रशिक्षण में अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलता हूं तो मेरी शारीरिक फिटनेस और बढ़ जाती है। रेन शियासू को आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच है? क्या वह भविष्य में भी ऐसा करने की कोशिश कर सकता है? लेकिन इसके लिए उसे शहर वापस आने तक इंतजार करना होगा। यहाँ खुद को अपनी सीमा तक धकेलना शायद उसके लिए जल्दी अंत का संकेत होगा। इस बीच लियू बो, लुओ शिन्यू और वांग लेई सभी दयनीय स्थिति में थे क्योंकि उनके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। जब वे घर से बाहर आए तो वे सभी सभ्य और उचित थे, लेकिन अब उनके चेहरे लगभग रेन शियासू की तरह गंदे हो गए थे। लेकिन वे पीछे रहने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डर था कि रेन शियासू, जू जियांचू और यांग शियाओजिन उनका इंतजार नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही होगी। रेन शियासू को सबसे ज्यादा हैरान करने वाला व्यक्ति यांग शियाओजिन था। उसने महसूस किया कि वह भी अब थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति अभी भी जू जियांचू से कहीं बेहतर थी। अचानक रेन शियासू ने शू शियांचू के शरीर से एक छाया क्लोन निकलते देखा। रेन शियासू ने सोचा कि शू शियांचू किसी तरह के खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए वह तुरंत सतर्क हो गया।
हालांकि उसने देखा कि जू जियांचू उसकी छाया क्लोन की पीठ पर ऐसे चढ़ गया जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो। उसका इरादा उस पर पीठ के बल सवारी करने का था। रेन शियाओजू अचंभित रह गया। अरे ये तो धोखा है। जब से जू जियांचू ने खुद को एक अलौकिक प्राणी के रूप में उजागर किया है, तब से वह अपनी शक्ति का खुलेआम इस्तेमाल करने का और भी अधिक जिज्ञासु होता जा रहा है। वह इसे छिपाकर रखने की आदी थी, ऐसे कई बार भी जब उसे याद ही नहीं रहा कि वह इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ये शैडो क्लोन शू जियांचू की खुद की फिजिकल फिटनेस से उठाया गया था। इस जंगल में ऐसे चल सकते थे जैसे कि यह स्मारक भूमि पर चल रहा हो। अगर रेन शियासु इस तथ्य को उजागर करने में अनिच्छुक नहीं होता कि उसने शू जियांचू के छाया क्लोन की नकल की है, तो वह उसे ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। लियू बो, लुओ शिन्यू और वांग लेई लगभग निराशा की ओर बढ़ गए थे। दूसरे लोगों के साथ तुलना में फंसना एक वास्तविक दुर्भाग्य था। वे अपनी शक्तियों को जीवित क्यों नहीं कर सकते थे ताकि वे भी अलौकिक प्राणी बन सकें। अचानक जू जियांचू का छाया क्लोन उनके सामने रुक गया। इस बार रेन शियासु वास्तव में चिंतित हो गई क्योंकि उसने देखा कि जू जियांचू की मांसपेशियां बिल्कुल एक फूली हुई बिल्ली की तरह तनावग्रस्त हो रही थीं। उन्होंने देखा कि जू जियांचू धीरे धीरे छाया क्लोन के पीछे से उतर रहा था ताकि वह खुद को धीमा न कर सके। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, सब लोग आगे देखो। रेन शियासु ने अपने सामने के अस्पष्ट और उदास जंगल को देखा। जंगल के विस्तृत पत्तों के बीच से ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई विस्तृत वस्तु घूम रही हो। क्या है वह? लियू बू ने कांपते हुए पूछा। जब उसने ये पूछा तो वह अविश्वसनीय रूप से लुओ जिन्यू और वांग लेई के पीछे चली गई और टीम के पीछे छिप गई। जू जियांचू ने उसकी हालत की जांच की। वह कुछ देर के लिए झिझका और फिर बोला, देखो, क्या वह पूरे कपड़े पहने एक पेड़ को सजाती हुई महिला जैसी नहीं लग रही है? ये दृश्य इतना भयानक था कि रेन शियासु के रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 73 प्रलय पूर्व सभ्यता अनुवादक लेगे संपादक लेगे उदास जंगल में सरसराती हुई पत्तियां ऐसा लग रहा था मानो छतरियों के बीच से कुछ भयानक जीव गुजर रहे हों। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था और अपनी आंखें उस अजीब सफेद आकृति पर टिकाए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर था कि उनकी आभा उसे उन पर हमला करने के लिए उकसाएगी। ऐसी जगह पर एक औरत उनकी तरफ पीट करके पेड़ क्यों खुजला रही थी? ये बात किसी की समझ में नहीं आई। लेकिन जितना अधिक वे इसे समझा नहीं सके, उनका भय उतना ही बढ़ता गया। उसके बगल में रेन शियासु ने पाया कि यांग शियाओजिन पहली बार बहुत घबराई हुई लग रही थी। वह उसे अपने होठों को दबाते हुए देख सकता था जबकि बंदूक को इतनी मजबूती से पकड़ने से उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। जू जियांचू का छाया क्लोन उसके ठीक सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह सफेद कपड़े वाली महिला से सावधान था कि कहीं वह अचानक उस पर झपट न पड़े। लेकिन असलियत में वह महिला अभी भी उनसे दर्जनों मीटर दूर थी। क्या हमें रास्ता बदल लेना चाहिए? रेन शियासु ने फुसफुसाते हुए कहा, हो सकता है कि वह हमारा पीछा न करे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जंगल में तेज हवा का झोंका आया और सफेद वस्त्र पहने महिला ऊपर आती हुई प्रतीत हुई। जू जियांचू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हम इसे टाल नहीं सकते। अगर भूत जैसी कोई चीज हमें यहाँ रोक सकती है, तो आप जिंग पर्वत तक पहुंचने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जू जियांचू ने फिर अपने छाया क्लोन को सफेद कपड़े वाली महिला की ओर बढ़ने का आदेश दिया और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रेन शियासु और यांग शियाओजिन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू जियांचू इस स्थिति में इतना बहादुर होगा। कुछ लोग सामान्य समय में तो बहुत ही अपमानजनक दावे करते हैं, लेकिन किसी गंभीर बात के सामने वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। दूसरे लोग अलग थे। स्थिति जितनी खतरनाक होती है, वे उतने ही शांत रहते हैं। उनकी हड्डियों में एक तरह की क्रूरता समाहित थी। चलो मिलते हैं, रेन शियासु ने कहा। एक सेकंड बाद रेन शियासु और यांग शियाओजिन चुपचाप शू जियांचू के पीछे चले गए। चूंकि वे सभी अब एक ही नाव में सवार थे, इसलिए वे शू जियांचू को अकेले जोखिम उठाने नहीं दे सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लियू बो कांपते हुए बोले, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर हमारे बगल में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे? लुओ जिन्यू ने डरते हुए कहा। उसके बाद वह वांग लेई के साथ उनके पीछे पीछे आ गई। ये देखकर कि वह अकेला था, लियू बो और भी डर गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा इंतजार करो। रेन शियासु ने पीछे से जू जियांचू से कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, तो अपने छाया क्लोन के साथ उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करो और हमें कुछ समय दो ताकि हम उस पर अपनी मारक क्षमता केंद्रित कर सकें। जू जियांचू, रेन शियासु और यांग शियाओजिन सभी के पास बंदूकें थीं। सतह पर यह उनके द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली प्रत्यक्ष हमला था। अगर सफेद पोशाक वाली यह महिला गोलियों से नहीं डरती, तो वे और कुछ नहीं कर सकते थे। जू जियांचू ने धीरे से उत्तर दिया, ठीक है, मेरी पीठ पर नजर रखना और आसपास के माहौल पर पूरा ध्यान देना। रेन शियासु थोड़ा हैरान था। शायद गढ़ में रहने वाले लोगों ने शहर में रहने वालों की तरह जीवन का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे शरणार्थियों की तुलना में दूसरों पर अधिक भरोसा करते थे। शहर में रहते हुए रात में सोते समय भी किसी की निगरानी की जरूरत होती थी। जो लोग ऐसे माहौल में पले बड़े होते थे, वे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी पीठ पर नजर रखने के लिए नहीं कहते थे जिसे वे मुश्किल से जानते हों। क्या शहर और गढ़ के बीच यही अंतर था? वे तीनों सावधानी से सफेद पोशाक वाली महिला के पास पहुंचे। हालांकि जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, उनके अंदर एक अजीब सी भावना बढ़ती गई। रेन शियासु पहले तो झुके हुए थे क्योंकि इस मुद्रा में उन्हें हरकत करने में आसानी होती थी। अंत में वह धीरे धीरे सीधे खड़े हुए और कहा, यह क्या बकवास है? जू जियांचू भी उलझन में था। उसने अपनी छाया क्लोन को आदेश दिया कि वह सफेद कपड़े वाली महिला की ओर झुके और उसे पेड़ से नीचे गिरा दे। यह एक फटी हुई प्लास्टिक की महिला गुड़िया थी जो देखने में फूली हुई लगती थी। ओह, रेन शियासु जू जियांचू के पास चला गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। ये चीज क्या है? मुझे नहीं पता, जू जियांचू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि उन्होंने पहले कभी यह चीज नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने अपनी अज्ञानता व्यक्त की। लेकिन ये भयानक स्थिति में लग रहा है। रेन शियासु ने पूछा, क्या ये गढ़ से कुछ नहीं है? मैंने इसे पहले कभी गढ़ में नहीं देखा। जू जियांचू ने फिर से इनकार किया। सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह गुड़िया क्या है। वे बस इतनी घटिया चीज से डरे हुए थे। जब तक वे उसके करीब नहीं पहुंचे, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 1 मिनट रुको, पेड़ के नीचे कुछ और भी है। रेन शियासु ने एक धातु का बक्सा देखा जो पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। रेन शियासु ने अपना खंजर उठाया और जंग लगे बक्से पर वार किया। नतीजतन धातु का बक्सा, जो पहले से ही बुरी तरह जंग खा चुका था, खंजर के हल्के से छूते ही टूटकर बिखर गया। धातु के बक्से में कागज के कई हल्के लाल टुकड़े थे। जब धातु का बक्सा टूटा तो उसके साथ कागज के टुकड़े भी चूर्ण में बदल गए। पलक झपकते ही धातु के बक्से के अंदर से सिर्फ एक चीज बची।
ये हरे रंग का प्लास्टिक का टुकड़ा था, बल्कि ये दो प्लास्टिक शीट के बीच लिपटा हुआ हरे रंग का कागज का टुकड़ा था। हरे रंग के कागज पर रहस्यमयी घुमावदार और मुड़ने वाले पैटर्न छपे हुए थे जो टेडपोल से अलग नहीं थे। यह रेन शियासु के हाथ में प्लास्टिक शीट को देखकर जू जियांचू दंग रह गया। क्या ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मानव सभ्यता द्वारा प्रलय से पहले छोड़ी गई हो? और वह प्लास्टिक की गुड़िया भी। प्लास्टिक को पूरी तरह से विघटित होने में कई 100 साल लगते हैं, भले ही उन्हें जमीन के नीचे दबा दिया गया हो। इसलिए जबकि बाकी सब कुछ पहले ही विघटित हो चुका है, ये चीज सुरक्षित रह गई। लेकिन इस पर यह अजीब पैटर्न क्या है? क्या ये किसी तरह का रहस्य छिपा रहा है? यांग शियाओजिन ने भौहें सिकुड़ी और इस बारे में आश्चर्य जताया। नोब वी एल बनको पर अपडेट किए गए उपन्यास खोजें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह एक मैप जैसा दिखता है? इस समय लियू बो और जो दो लोग वहां पहुंचे थे उन्होंने कहा, वर्गीकृत विज्ञान में निहित ये प्रतीक सभी तरह की अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल भूल भुलैया जैसा दिखता है। जू जियांचू और रेन शियासु की आकृतियां चमकी। क्या ये जिंग पहाड़ों में उस रहस्यमय शहर का नक्शा हो सकता है? लुओ जिन्यू ने कहा, देखो इस पर कुछ शब्द हैं। सड़ने की वजह से प्लास्टिक शीट का रंग उड़ गया था और वह ढेर पड़ गई थी। लेकिन लुओ शिन्यू के निरीक्षण के बाद उन्होंने ध्यान दिया और रहस्यमय आपदा के नीचे शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति देखी। रेन शियासु ने ध्यान से पढ़ा, कृपया भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। ग्रुप उलझन में था। क्यूआर कोड क्या है? हम इसके लिए भुगतान करते हैं क्या? हमें भूल भुलैया से निकलने के लिए अभी भी भुगतान करना होगा। 30वीं सभ्यता का ज्ञान दुख से लुप्त हो चुका था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि प्रलय पूर्व काल में कुछ चीजें कैसे काम करती थीं। इनमें से कुछ परंपराओं को मनुष्य ने त्याग दिया था क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं था, जबकि अन्य को अस्तित्व के अंधकार युग के दौरान त्याग दिया गया था। इससे पहले किसी ने भी गढ़ या शहर में इन प्राणियों को नहीं देखा था, इसलिए इसका कार्य एक रहस्य बन गया था। किसी भी स्थिति में ये किसी भूल भुलैया का नक्शा नहीं था। रेन शियासु ने जू शियांचू की ओर देखा। क्या ये विश्वास है कि उस स्थान पर कोई रहस्यमय शहर है? क्या विकास का रहस्यमय तथ्य वहां पाया जा सकता है? यदि नहीं, तो आप जिंग पहाड़ों में हो रहे वर्तमान को कैसे समझेंगे? जू जियांचू ने पूछा। वास्तव में, रेन शियासु ने कहा, पहाड़ हमेशा रहस्यमय से भरे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शहर शायद उतना रहस्यमय नहीं है। चलो चलते हैं, हम इसे खुद देखने के बाद ही पता लगाएंगे। जू जियांचू ने सावधानियों से क्यूआर कोड को अपनी छाती की जेब में रख लिया, जैसे कि वह इसे नुकसान पहुंचाने से डर रहा हो। क्या हमें ये फटी हुई गुड़िया अपने साथ ले जाना चाहिए? लियू बू ने पूछा। बस इसे साथ ले आओ, मुझे लगता है। कौन जानता है कि यह उपयोगी होगा या नहीं? जू जियांचू ने कहा। अध्याय 74, पायरो अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे बेशक, जू जियांचू, रेन शियासु और यांग शियाओजिन फटी हुई गुड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। और चून की गुड़िया को अपने साथ ले जाने का सवाल लियू बू ने उठाया था, इसलिए उसे स्वचालित रूप से इसे ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वास्तव में, रेन शियासु और कंपनी को नहीं लगता था कि गुड़िया उनके किसी काम की होगी। हालांकि प्रलय से पहले किसी को नहीं पता था कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन वे मूर्ख भी नहीं थे। लेकिन चूंकि उन्हें गुड़िया को स्वयं नहीं ले जाना था, इसलिए उन्हें इसे साथ लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरह लियू बू को पूरे रास्ते में बहुत तकलीफ हुई। हालांकि वह थका हुआ था, फिर भी उसे उस फटी हुई गुड़िया को सावधानी से उठाना पड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि उनमें से किसी ने आज अभी तक खाना नहीं खाया था। जू जियांचू ने अचानक चलना बंद कर दिया। जू जियांचू ज्यादा देर तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लियू बू, लुओ जिन्यू और वांग लेई की तो बात ही छोड़िए। उसने पलटकर कहा, सब लोग चलो पाइन के कुछ पेड़ ढूंढते हैं जहां से पाइन कोन तोड़ें। हम अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ खाएंगे। शू जियांचू और अन्य लोगों के जंगल में जीवित रहने के सबक के आधार पर उन्होंने केवल अपना पेट भरने के लिए पाइन शंकु तोड़ने की सीमा तक ही सीखा था। वास्तव में, इन पाइन शंकुओं को छीलना अविश्वसनीय रूप से कठिन था और उनमें बहुत कम नट थे। वे एक बड़े चीड़ के पेड़ से जो पाइन नट्स प्राप्त कर सकते थे, वे उनके पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे, लेकिन अगर वे इसे नहीं खाते तो उनके पास और क्या हो सकता था? वे केवल रेन शियासु को देख सकते थे, जो उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। उन्होंने देखा कि उसने अपना खंजर उठाया और अपने बगल में एक अज्ञात पेड़ को काट दिया। फिर उसके द्वारा किए गए चीरे से एक सफेद दूधिया रस बहने लगा। जू जियांचू की आंखें चमक उठीं। क्या तुम इसे पी सकते हो? बाकी लोग भी आश्चर्य से देखने लगे। हालांकि रेन शियासु ने अपना सिर हिलाया और कहा, जंगल में पाए जाने वाले ज्यादातर दूधिया रस पीने लायक नहीं होते क्योंकि अगर आप पीते हैं तो जहर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू जियांचू ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुमने रस निकालने के लिए चीरा क्यों लगाया? मैं इसे अपने खंजर पर लगा रहा हूं, रेन शियासु ने कहा, जैसे कि यह एक स्वाभाविक बात हो। दूसरों को तुरंत आश्चर्य हुआ कि वह किस तरह का व्यक्ति है। उसने वास्तव में अपने खंजर पर जहर लगाने के बारे में सोचा था। कितना विश्वासघाती व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने रेन शियासु के विश्वासघात को तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे पूरी यात्रा के लिए उस पर बहुत अधिक निर्भर थे। अगर उनमें से कोई घायल हो जाता तो वे केवल उस पर भरोसा कर सकते थे कि वह उनके घावों को जोड़ देगा और उन पर काली दवा लगाएगा। नवीनतम कहानियों को novl.n.com पर फॉलो करें। लियू बो, लुओ शिन्यू और वांग लेई के पास अभी भी कुछ पैसे बचे हुए थे ताकि किसी भी आपात स्थिति में रेन शियासु को उन्हें बचाने की जरूरत पड़े। उन्हें पहले से ही यह एहसास हो गया था कि पैसा होने का मतलब है रेन शियासु के साथ अपना जीवन बचाना। अगर वे इस समय रेन शियासु को नाराज करते तो शायद वह अभी भी उनके घावों का इलाज करने के लिए तैयार होता, बशर्ते वे उसे पैसे देते। लेकिन कौन जानता था कि उनके घावों पर टांके लगाने के बाद रेन शियासु के हाथ में एक अतिरिक्त किडनी लग सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो वे क्या कर सकते थे? लियू बू जब पाइन कोन तोड़ रहा था तो वह गलती से पेड़ से गिर गया, लेकिन सौभाग्य से उसे चोट नहीं लगी क्योंकि जमीन पर नर्म पाइन की सुइयां बिखरी हुई थी, जिससे उसका गिरना सुरक्षित हो गया। वह इतना भावुक हो गया कि लगभग टूट गया। ये सब भेड़ियों की गलती है। क्या उन्होंने गढ़ में नहीं कहा था कि भेड़िए किसी दूसरी पर्वत श्रृंखला में भाग गए हैं? वे अचानक यहाँ क्यों प्रकट हो गए? अगर वे भेड़िए न होते तो हम पहले ही गढ़ में वापस पहुंच चुके होते। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि कहावत है, भेड़िया और बेई दोनों ही शरारत करते हैं। एक भेड़िए शुरू से ही अच्छे नहीं होते। हालांकि इस बार रेन शियासु ने असहमति जताई। मैंने भी यह कहावत पहले सुनी है, लेकिन क्या आपने पहले कभी असली बेई देखी है? बाकी लोग दंग रह गए। क्या बेई एक ऐसा जानवर नहीं है जो भेड़िए की पीठ पर चिपक जाता है? ये कहावत कहती है कि भेड़िए और बेई अपने अगले पैरों और पिछले पैरों का इस्तेमाल करके पशुधन को पकड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे बुरे काम करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
हाँ, रेन शियासू ने सिर हिलाया और कहा, यही तो मिस्टर झांग ने स्कूल में कहा था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या किसी ने पहले कभी बेई को देखा है? लियू बू दंग रह गया। उसने बुदबुदाया, अगर हम गढ़ में रहते हैं तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? मैंने पहले भी एक देखा है। रेन शियासू ने कहा, यह उस भेड़िए के झुंड में से था जिसने घाटी में हमारा पीछा किया था। जब पिछले साल मेरा उनसे सामना हुआ तो मैंने उनके साथ एक बेई को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बी कैसा दिखता है? किसी ने जिज्ञासा से पूछा। बेई वास्तव में एक भेड़िया है। रेन शियासू ने शांति से कहा, बस इतना है कि शिकारी के जाल में फंसने के बाद उसके आगे के पैर हिल नहीं सकते थे। इसलिए दूसरे भेड़ियों ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर इधर उधर घुमाया और उसे जीवित रहने में मदद की। जू जियांचू और अन्य लोग चौंक गए। उन्होंने गढ़ में अपने स्कूल के दिनों के दौरान कहावत सीखी थी कि भेड़िया और बेई शरारत करते हैं। शिक्षक ने उन्हें तब बताया कि भेड़िए और बेई दोनों ही बुरे हैं। उन्हें यह भी सिखाया गया था कि कौन से कीड़े फायदेमंद हैं और कौन से कीट। लेकिन रेन शियासू, जो जंगल में गया था, ऐसा नहीं सोचता था। उसने झांग जिंगलिन से सुना था कि घास के मैदानों के खानाबदोश भेड़ियों की पूजा करते थे। उस समय उसे स्कूल में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने यान लियुवान से एक सवाल पूछने में मदद करने के लिए कहा, क्या भेड़िए पशुधन के लिए हानिकारक नहीं है? खानाबदोश भेड़ियों की पूजा क्यों करते थे? श्री झांग ने सवाल करते हुए कहा, क्या भेड़ियों की गलती है? सच है, भेड़िए भेड़ खाते हैं और भेड़ें घास खाती हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं था। ये खाद्य श्रृंखला का क्रम है और यही वह है जिसके लिए वे पैदा हुए हैं। हालांकि भेड़िए इंसानों के लिए हानिकारक थे, लेकिन वे अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ते। क्या कोई इंसान ऐसा करेगा? जिंग पर्वतों के इस अभियान के दौरान अपने साथियों द्वारा छोड़े गए कारणों के कारण कितने लोग मारे गए थे? ऐसा नहीं था कि वे गलत थे, लेकिन रेन शियासू को कभी कभी भेड़ियों से ईर्ष्या होती थी। कम से कम जब कुछ होता था तो वे निर्देशता से पीछे नहीं रह जाते थे। रेन शियासू को इस बात का ख्याल नहीं था कि बाकी लोग क्या मानते हैं। उसने अपने खंजर से चीड़ के पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी खोदना शुरू किया और कहा, जंगल में अपने नंगे हाथों से पत्तों के ढेर को साफ मत करो, क्योंकि उनमें बिच्छू, कनखजूरे या सांप छिपे हो सकते हैं। अगर तुम उन्हें पसंद करते हो तो करोगे तो इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब रेन शियासू को कोई बिच्छू या ऐसा कुछ नहीं मिला तो वह थोड़ा निराश हुई। अंत में भुने हुए बिच्छू का स्वाद बहुत अच्छा होता है। रेन शियासू ने सोचा कि क्या उसे कुछ बिच्छू और कनखजूरे खाने चाहिए। जब वह इस बारे में सोच रही थी तो उसने चीड़ के पेड़ की कुछ जड़ें खोद लीं। अगर तुम लोगों को लगता है कि चीड़ के पत्ते पर्याप्त नहीं है तो तुम चीड़ की पत्तियों को पकाकर रात के खाने में खा सकते हो। बाकी लोगों ने आश्चर्य से रेन शियासू को देखा। ऐसा लग रहा था कि रेन शियासू की नजरों में सब कुछ खाने लायक था। जब उन्हें पाइन नट्स खाने के लिए कहा गया था तब भी ये बहुत बुरा नहीं था, लेकिन अब वह उनसे ये भी कह रहा था कि वे पाइन की पत्तियां खा सकते हैं। क्या ये भोजन भी है? ये तो निर्माण सामग्री जैसा है, ठीक है, लेकिन रेन शियासू को इससे कोई फायदा नहीं मिला। उसने जंगल में कई सालों तक ऐसी यादें रखी जिन्हें दूसरे लोग खाने लायक नहीं समझते थे। अचानक रेन शियासू को एक सवाल सूझा, क्या अन्य गधों के पास जंगी पर्वतों जैसी कोई जगह है? मैं उन स्थानों के बारे में बात कर रहा हूं जहां अचानक जीवन रूप में परिवर्तन और विकास हुआ। जू जियांचू कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, हाँ, लेकिन ये पहले से ही पायरो कंपनी के नियंत्रण में है। पायरो कंपनी? रेन शियासू ने आश्चर्य से पूछा, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये किस संगठन के अंदर आता है? कोई नहीं, यह एक स्वतंत्र निगम है जिसका नियंत्रण 20 से अधिक गधों में है। जू जियांचू ने कहा, लेकिन वे हमारे गढ़ 113 से काफी दूर हैं, इसलिए ये सामान्य है कि आपने उनके बारे में पहले नहीं सुना होगा। पायरो कंपनी द्वारा नियंत्रित स्थान कैसा है? रेन शियासू ने पूछा। जू जियांचू शर्मिंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इतना ही ज्ञान था। इसके बजाय यांग शियाओजिन ने बात की। वह स्थान जो पायरो कंपनी के नियंत्रण में है बहुत रहस्यमय है। किसी ने बताया कि वहां आकाश में विशाल प्रागैतिहासिक पक्षियों को उड़ते देखा गया था, लेकिन पायरो कंपनी के पास इतनी शक्तिशाली सेना है कि वह उस स्थान पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रही है। उद्धरण चिन्ह, संभवतः पायरो कंपनी के मुख्य कर्मचारी ही जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। अध्याय 75, प्रागैतिहासिक पक्षी। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। जब रेन शियासू ने यांग शियाओजिन को पायरो कंपनी के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने जो कुछ भी कहा उसे तुरंत समझ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शब्दों के उस छोटे से अंश में बहुत सारी जानकारी समाहित थी। जू जियांचू को पायरो कंपनी के बारे में ये जानकारी नहीं थी। यानी खुफिया जानकारी जुटाने के मामले में यांग शियाओजिन, निजी सेना के सिपाही जू जियांचू से कहीं आगे निकल गया था। इसके अलावा यांग शियाओजिन ने कहा था, शायद केवल पायरो कंपनी के मुख्य कर्मचारी ही जानते हैं कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। उसे इतना यकीन क्यों था कि केवल मुख्य कर्मचारी ही इसके बारे में जानते थे, न कि पूरी पायरो कंपनी? यांग शियाओजिन ने पहले भी पायरो कंपनी के कुछ सदस्यों से जानकारी मांगी होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रेन शियासू को लगा कि यांग शियाओजिन अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। ये वैसा ही था जैसे उसे नहीं पता था कि अब तक इंसानों ने कितने गढ़ बनाए हैं, और उसने अब तक जो सबसे ज्यादा गढ़ 178 के बारे में सुना था वह था। उसे पायरो कंपनी के बारे में नहीं पता था, न ही यह कि वहां कितने संगठन हैं। इस युग में दुनिया की समग्र स्थिति को समझने में सक्षम होने के लिए जहां संचार बुनियादी ढांचा विकसित था, उसके पीछे एक संगठन होना जरूरी था। इसलिए यांग शियाओजिन किसी संगठन से संबंधित होनी चाहिए। वह किस संगठन से संबंधित थी यह कोई नहीं जानता था। रेन शियासू एक ऐसी महिला थी जिसे सीखना और चिंतन करना बहुत पसंद था। इस समय यांग शियाओजिन ने बोलना बंद कर दिया जब उसने देखा कि रेन शियासू गहरी सोच में डूबी हुई थी। यांग शियाओजिन मूर्ख नहीं थी। उसने महसूस किया कि रेन शियासू उसके द्वारा अभी अभी कही गई जानकारी का विश्लेषण कर रही थी। रेन शियासू ने अचानक पूछा, क्या यही 2 ज्ञात स्थान हैं जहां रहस्यमय गतिविधियां हो रही हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यांग शियाओजिन ने उसे देखा। ऐसी जगहें और भी होंगी। दोपहर में रेन शियासू को छोड़कर सभी में थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। चूंकि लियू बो, लुओ शिन्यू और वांग लेई सामान्य लोग थे, इसलिए उनके तलवों में पहले से ही छाले पड़ने लगे थे। हालांकि उन्होंने पीछे रहने या ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या वे आराम कर सकते हैं। रेन शियासू ने पानी की एक बोतल खत्म कर दी और फिर उसे उथली धारा में फिर से भर लिया। चूंकि बाकी तीनों के पास कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उन्हें पानी रखने के लिए कुछ बड़े पत्ते ढूंढने पड़े। सामने जू शियांचू के पास एक कैंटीन थी, जबकि यांग शियाओजिन के पास भी पानी की एक बोतल छिपी हुई थी। जहां तक रेन शियासू की बात है तो कहने की जरूरत नहीं है कि उसके पास न केवल पानी की बोतल थी, बल्कि घर से लाया गया धातु का कप भी था। हालांकि लुओ जिन्यू, लियूबू और वांग लेई के पास कोई कंटेनर नहीं था। इस तरह रेन शियासू, यांग शियाओजिन और जू जियांचू उनके आगे आगे अपने हाथों को हिलाते हुए टहल रहे थे।
इस बीच लुओ जिन्यू, लियुबू और वांग लेई प्रत्येक ने अपने हाथों में एक पत्ता पकड़ रखा था और वे उनके पीछे चल रहे थे और बहुत दयनीय लग रहे थे। जब वे पानी ला रहे थे तो रेन शियासु ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, आप सभी गहरे छोर के पास नहीं जा सकते। बस धाराओं से पानी लाओ। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लें तो एएसएपी छोड़ दें। जब जू जियांचू ने बताया कि प्रागैतिहासिक पक्षी पायरो कंपनी द्वारा नियंत्रित स्थान पर दिखाई दिए थे तो उसे नदी में उस काले साई की याद आ गई जिसका सामना उसने मछली पकड़ते समय किया था। यह एक ऐसा जीव था जिससे पानी में मौजूद दूसरी मछलियां भी डरती थीं। रेन शियासु को इस बात का अफसोस भी था कि वह इसकी असलियत नहीं देख पाया। शाम ढलने पर उन्हें आखिरकार रहने के लिए एक नई गुफा मिल गई, लेकिन इस बार यह छोटी थी। इसमें थोड़ी भीड़ थी और अंदर 6 लोग बैठे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। रात में जंगल बहुत डरावना था। जब वे आग पर खुद को गर्म रखने के लिए एक साथ बैठते थे तो हर किसी को सुरक्षा का एक दुर्लभ एहसास होता था। शायद इंसानों को ऐसे ही क्षणों में साथी की अहमियत का एहसास होता है। रेन शियासु ने गुफा के अंदर सावधानीपूर्वक जांच की कि कहीं इंसानों द्वारा छोड़े गए कोई निशान तो नहीं है, जैसे कि कल रात खोखले में छोड़े गए शिलालेख। दुर्भाग्य से उसे यहाँ ऐसा कोई निशान नहीं मिला। जू जियांचू ने निर्देश दिया, अगर कोई शौच करना चाहता है तो दुर्घटना की स्थिति में जंगल में न जाना ही बेहतर होगा। अगर महिलाएं शौच करना चाहती हैं तो हम अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। तुम दोनों बारी बारी से हम पर नजर रख सकते हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम झांक न रहे हों। ये सब की सुरक्षा के लिए भी है। जब समूह ने पकी हुई चीड़ की जड़ों को चबाया तो लियुबू को पहले से भुने हुए सुअर की सुगंध याद आ गई और उसने रेन शियासु से मजाक में कहा, तुम एक और इच्छा क्यों नहीं करते? क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा अगर कोई दूसरा जानवर पेड़ से टकरा जाए? रेन शियासु ने उस पर झल्लाते हुए कहा, तो फिर तुम खुद इसकी इच्छा क्यों नहीं करते? वह अपने लिए भोजन के बदले में यान लियुवान के स्वास्थ्य का बलिदान नहीं करेगा। वैसे भी इस चीड़ की जड़ का स्वाद अजवाइन जैसा ही था और इसे निगलना भी बहुत मुश्किल नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अभी रेन शियासु उसकी बातों पर बहुत ध्यान दे रहा था क्योंकि वह घर पर यान लियुवान को नुकसान पहुंचाने से डर रहा था। रेन शियासु द्वारा डांटे जाने के बाद लियुबू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चलो, ये तो बस एक मजाक था। अगर यह कारगर होता तो मैं बहुत पहले ही इसकी कामना कर चुका होता। अगर मैं चाहता कि हमारे सामने कोई जंगली जानवर पेश किया जाए तो क्या आपको सच में लगता है कि हमारे सामने कोई जंगली जानवर पेश किया जाएगा? लेकिन इसी समय उन्हें गुफा के बाहर जंगल से एक अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत हलचल हो रही हो। रेन शियासु, यांग शियाओजिन और जू शियाचू ने आवाज सुनकर सहज रूप से अपनी बंदूकें उठा लीं। अगले ही पल 3 सुअर, 2 जंगली बिल्लियां, 2 सांप और 7 बंदर जंगल से बाहर निकल आए। जंगली बिल्लियां पहले से ही स्कूल की किताबों में पाए जाने वाले तेंदुओं के आकार की दिख रही थीं, सुअरों के आकार की तो बात ही छोड़िए। बंदर लगभग इंसानों जितने लंबे थे और अगर वे सीधे खड़े होते तो शायद उनकी लंबाई 1.6 मीटर होती। रेन शियासु को पूरा यकीन था कि यह यान लियुवान की इच्छा से भाग्य के कारण नहीं हुआ था। इन सभी जानवरों को एक साथ रखने पर वे शायद उन 6 को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। इसे सौभाग्य नहीं माना जाना चाहिए। रेन शियासु ने जंगली जानवरों को घूरते हुए कहा, लियुबू, क्या तुम्हारा मुंह बदकिस्मत है? लियुबू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस यही कह रहा था, जंगली जानवर और इंसान एक गतिरोध में फंस गए थे। ऐसा लग रहा था कि जंगली जानवर को भी यहाँ किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। रेन शियासु ने अपनी आवाज कम की और फुसफुसाया, लियुबू, जाकर उन्हें बता दो कि हम आज शाकाहारी हैं ताकि वे जा लंबे। लियुबू फूट फूट कर रोया लगा। उसने गुफा के बाहर जंगली जानवरों के झुंड को देखा और कहा, क्या मेरी बातें प्रभावित हुई? अरे, तुम सब वहां हो, कृपया चले जाओ। रेन शियासु बस मजाक कर रहा था, लेकिन लियू बस के कृपया चले जाओ कहने के बाद वे जंगली जानवर वास्तव में पलट गए और दूसरी दिशा में भाग गए। NO12.com पर अपडेट्स वास्तव में रेन शियासु को लगा कि वह उन्हें हरा सकता है। हालांकि पिस्तौल से इन जानवरों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंच सकता था, फिर भी उसके पास सबसे बड़ा तुरुप का पता एक छाया क्लोन था। लेकिन रेन शियासु उजागर नहीं होना चाहता था। जैसे ही उसका शैडो क्लोन दिखाई दिया, जू जियांचू और अन्य लोगों को पता चल जाएगा कि वह अन्य लोगों की शक्तियों की नकल कर सकता है। ये कहना मुश्किल होगा कि इसका क्या परिणाम होगा। इसके अलावा जिस शैडो क्लोन की उसने नकल की थी वह जू जियांचू से भी अधिक शक्तिशाली निकला, इसलिए वह भी अच्छा नहीं होगा। रेन शियासु ने आश्चर्य से लियू बू की ओर देखा। क्या इस आदमी ने भी यान लियुवान की तरह ही अपनी किस्मत का हुनर जगाया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा नहीं है। रेन शियासु ने जंगल की ओर देखा और कहा, उन जंगली जानवरों को यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जंगली जानवरों को इस तरह से एक साथ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने न तो एक दूसरे पर हमला किया और न ही हम पर। इसका मतलब है कि जंगल के अंदर कुछ और भी भयानक चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं। वे इस गुफा में शरण लेने का इरादा रखते थे। ऐसा लगता है कि यही सच है। जू जियांचू ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन चूंकि हमने पहले ही गुफा पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उनके पास कहीं और जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आपको सभी को याद है, कल शाम को भी जंगल से कुछ अजीबोगरीब हलचलें आई थीं, लेकिन जिस चीज ने वह शोर मचाया था वह खुद को देखने से पहले ही चली गई। मैंने मान लिया था कि जिस चीज ने वह शोर मचाया था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यह जानवर शरण लेने के लिए गुफा की तलाश कर रहे होंगे। रेन शियासु ने याद किया। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिसने इन मूल नौकरों को अपने इलाके से दूर रहने पर मजबूर कर दिया और विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का मौका दिया। अध्याय 76। जंजीरें। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। जब उन्हें रात बिताने के लिए एक गुफा मिल गई तो वे सभी राहत महसूस कर रहे थे। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि जल्द ही कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। क्या हमें कहीं और छिप जाना चाहिए? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या होगा अगर जंगल से कोई चीज निकल आए? किसी और जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेन शियासु ने अपना सिर हिलाया। जानवर यहाँ छिपना चाहते थे, लेकिन हमने पहले ही इस जगह पर कब्जा कर लिया था। सिर्फ यही बात साबित करती है कि हम जिस गुफा में हैं वह काफी सुरक्षित होनी चाहिए। आखिर वे किस चीज से बच रहे होंगे? लियू बू ने सोचा। शू शियाचू ने गुफा के बाहर जंगल की ओर देखा। वे शायद जंगल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो रात के समय जंगल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रेन शियासु ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जानवर अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण इंसानों की तुलना में खतरे के प्रति कहीं ज्यादा सतर्क रहते हैं। क्या आप सभी को याद है, जब हम घाटी से गुजरे तो हमने वहां कुछ मानव कंकाल पड़े देखे, लेकिन जब से हम जंगल में घुसे हैं हमें जानवरों के कंकाल नहीं दिखे। यह असामान्य है। नवीनतम अपडेट के लिए नोवेलबन.co पर जाएं। जब तक ये जीवित प्राणी है, ये जीवित रहेगा और मरेगा। ये कैसे संभव है कि हमने किसी जानवर के कंकाल के अवशेष भी नहीं देखे?
रेन शियासू ने आगे कहा, मैंने घाटी के दक्षिण में जंगल में कुछ मछलियों के अवशेष और हड्डियां फेंक दी थीं। लेकिन जब मैं अगली सुबह इसे देखने गया तो मैंने पाया कि वे पहले ही गायब हो चुके थे। आसपास के इलाके में इसके कहीं और ले जाए जाने के कोई निशान नहीं थे। यह उसी तरह गायब हो गया जैसे जूशिया की लाश गायब हुई थी। इन गायब कंकालों और लाश में एक बात समान है, वह ये कि वे उस समय जंगल में थे। हाँ, जू जियांचू ने सिर हिलाया। इसके अलावा ये जीव दिखाते हैं कि वे वास्तव में जंगल से डरते हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि यह संदिग्ध है। एक जंगल जो जीवित प्राणियों को खाता है। अन्य लोगों ने जंगल की ओर देखा और सोचने लगे कि क्या जानवरों के विकास के बाद वनस्पति जीवन का भी विकास शुरू हुआ होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जू जियांचू ने दिलासा देते हुए कहा, लेकिन असल में यह अच्छी बात है। अब जब हमने पैटर्न पहचान लिया है तो हम सावधानी बरत सकते हैं। जब कोई अज्ञात भय ज्ञात हो जाता है और जब आप उसके पीछे के तर्क को भी समझ सकते हैं तो वह भयभीत करने वाली भावना कम हो जाएगी। ये सही है, जब तक कोई रात में जंगल में प्रवेश नहीं करता तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। ये सोचकर उनका पहले का डर थोड़ा कम हो गया। वांग लेई मुस्कुराया और बोला, तो हमें रात होने से पहले जंगल से दूर कोई जगह ढूंढनी चाहिए जहां हम अपना डेरा डाल सकें। रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया। हमें न केवल रात में बल्कि दिन में भी सावधान रहने की जरूरत है। हम नहीं जानते कि क्या ये जानवर और पौधे इस स्तर तक विकसित हो गए हैं कि वे दिन में भी लोगों को खा सकते हैं। तो फिर हम बस पहाड़ की चोटियों के विरल क्षेत्रों के साथ चलेंगे। जू जियांचू ने अंतिम निर्णय लिया। सभी लोग फिर से चीड़ की जड़ों को चबाने लगे। तभी किसी ने पूछा, रेन शियासू, आपने कैसे पता लगाया कि चीड़ की जड़ें खाने योग्य हैं? मैंने खुद इसकी खोज नहीं की। शहर में किसी ने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था, रेन शियासू ने कहा और उसने शांति से कैंप फायर में और लकड़ियां डाली। लियू बू रेन शियासू के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत तारीफ की, आप शहरवासी जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये वास्तव में मानवता की बुद्धिमत्ता है। लियू बू को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी प्रशंसा कैसे करे, इसलिए प्रशंसा के लिए उसने कुछ बेतरतीब तरीका अपना लिया। हालांकि रेन शियासू उसके कथन से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, यह कोई समझदारी नहीं है। अगर खाने के लिए उचित भोजन हो तो कौन चीड़ की जड़ें खाने को तैयार होगा? शहर के लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि चीड़ की जड़ें खाने योग्य होती हैं। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैंने कल्पना की कि अतीत में कितने लोग भूख से मरते थे। ऐसे युग में जहां शरणार्थी शायद अगले दिन तक जीवित भी न रह पाएं, उनका हर कार्य उनके जीवित रहने से संबंधित होगा। लियू बू तो बस उसे कुछ अच्छे शब्द कहना चाहता था, लेकिन वह और भी शर्मनाक स्थिति में फंस गया। लुओ शिन्यू ने तनाव कम किया। जंगली जानवर बड़े क्यों हो रहे हैं, लेकिन इंसान क्यों नहीं? इसके बजाय हम शू शियांचू जैसे अलौकिक प्राणियों में विकसित हो रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक अलग तरीके से विकसित होते हैं। जू जियांचू ने कहा, प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य हमेशा अपनी दिमागी शक्ति का विकास करते रहे हैं। रेन शियासू ने कहा, मैंने एक और स्पष्टीकरण सुना है। पिछले साल भेड़ियों से बचने के बाद मुझे कुछ संदेह हुआ, इसलिए मैंने स्कूल के श्री झांग से इसके बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, प्रकृति में कुछ जीवित प्राणी बहुत अधिक व्यायाम की आवश्यकता के बिना मजबूत मांसपेशियों का विकास कर सकते हैं। चिंपांजी नामक एक जानवर की प्रजाति हुआ करती थी जिसे अतीत में मनुष्यों द्वारा पिंजरे में रखा जाता था। भले ही वे हर दिन सिर्फ खाते और सोते हों, फिर भी वे मनुष्यों की तुलना में अधिक मांसपेशियों का विकास करेंगे। लेकिन अगर मनुष्य हर दिन सिर्फ खाते और सोते हैं तो उनकी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यांग शियाओजिन ने कहा, आपके स्कूल का वह मिस्टर झांग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रेन शियासू को नहीं पता था कि यांग शियाओजिन ने यह फैसला कैसे सुनाया। उसे नहीं पता था कि झांग जिंगलिन एक सामान्य व्यक्ति था या नहीं, लेकिन उसे पता था कि वह एक अच्छा इंसान था। उन्होंने आगे कहा, श्री झांग ने बताया कि मानव शरीर में एक जीन होता है जो मांसपेशियों के विकास को रोकता है, और जैसे जैसे मनुष्य अधिक से अधिक बुद्धिमान होता जाता है, वह जीन विकसित होता जाता है। उन्होंने कहा कि यह बुद्धिमत्ता की कीमत है। सभी इस सोच में डूब गए कि क्या सच में ऐसा ही है। उनमें से उच्च वर्ग के लोग वजन कम करने के लिए व्यायाम करना पसंद करते थे और यह उनके बीच एक चलन भी बन गया। ये गतिविधि 2 साल पहले विशेष रूप से लोकप्रिय थी। यहाँ तक कि लियू बू ने भी उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए इस प्रवृत्ति में शामिल होकर ऐसी गतिविधियों में भाग लिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि व्यायाम के माध्यम से मांसपेशियों को हासिल करना कितना मुश्किल था। लेकिन अचानक यांग शियाओजिन ने रेन शियासू पर ठंडा पानी डाल दिया। मैं पहले भी एक विकसित शरीर वाली अलौकिक शक्ति देखता हूँ, तो आप इसे कैसे समझेंगे? रेन शियाओजू हैरान रह गया। उसने पहले सोचा था, क्या उसकी विरासत का किसी जंगली जानवर के साथ अवैध संबंध रहा होगा? यांग शियाओजिन अवाक रह गया। जू जियांचू अवाक रह गया। लियू बू अवाक रह गया। रेन शियासू को देखकर सब अवाक रह गए। यह एक बकवास अपमान में बदल गया। लुओ शिन्यू को अचानक इस विषय में उजागर किया गया। आपके स्कूल के मिस्टर झांग बहुत सुंदर लग रहे हैं। वे बहुत ज्ञानी होंगे, है ना? रेन शियासू ने कुछ देर से सोचा और जवाब दिया, वह काफी ज्ञानी है, लेकिन जब कक्षा में उसे कोई ऐसा विषय मिलता है जो उसे समझ में नहीं आता तो वह उसे टाल-मटोल कर निकाल लेता है। क्या वह आमतौर पर खाली समय में अपने ज्ञान को ताज़ा करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं? गढ़ में ऐसे लोग भी हैं। लुओ जिन्यू ने कहा, वे सभी लोग बहुत होशियार हैं। नहीं, रेन शियाओजू ने अपना सिर हिलाया। जब उसके पास खाली समय होता है तो वह स्कूल के मैदान में सब्जियां उगाता है। लुओ शिन्यू कुछ देर के लिए जाग गई। शहर में ज्यादातर चीजें उसकी उम्मीद से अलग क्यों थीं? हालांकि रेन शियासू को लगा कि झांग जिंगलिन इस मामले में काफी अच्छा है। वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भले ही वह बहुत ज्ञानी थी, फिर भी वह कुदाल चलाकर शारीरिक श्रम करती थी। अचानक सभी को जंगल से जमीन पर खींची जा रही जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। जब जंजीरें जमीन से टकराती हैं तो एक तेज खड़खड़ाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि आवाज बनाने वाला जंगल में रेंग रहा है और अपने इलाके में गश्त कर रहा है। रेन शियासू और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। रात के इस समय जंगल में कोई जीवित प्राणी कैसे घूम सकता है? किस स्थिति के बारे में उनका पिछला आकलन गलत हो सकता है? क्या वे जानवर जंगल से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे? अध्याय 77 किंग कंसोर्टियम अनुवादक लेगे संपादक लेगे। इससे पहले सभी लोग खुशी से बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जंगल का रहस्य खोज लिया है। जब तक वे उससे दूर रहेंगे वे रात में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा था? खींची जा रही जंजीरों की खड़खड़ाहट और करीब आती जा रही थी। जंजीरों को खींचते समय कौन सा प्राणी इधर उधर घूमता होगा? क्या उसे जंजीर से बांधा गया था लेकिन किसी तरह से वह मुक्त हो गया था? आखिर जिंग पर्वत किस तरह की जगह थी? यहाँ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं क्यों होती थीं? खींची जा रही जंजीरों की वह खड़खड़ाहट गुफा में मौजूद रोशनी से आकर्षित लग रही थी। वह धीरे धीरे जंगल के किनारे की ओर आ रही थी।
रेन शियासु, यांग शियाओजिन और जू जियानचू ने अपनी अपनी बंदूकों की सुरक्षा हटा ली और आवाज की दिशा में गोली चलाने के लिए तैयार हो गए। लगभग तुरंत ही यांग शियाओजिन को एहसास हुआ कि रेन शियासु का बंदूक चलाने का तरीका बहुत ही पेशेवर था और वह थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा था। ये परिचितता कुछ हद तक हैरान करने वाली थी, लेकिन इससे उसे असाधारण रूप से सहज महसूस हुआ। ये वैसा ही था जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीजों को तब महसूस होता है जब वे आखिरकार अपने सामने लकड़ी के ब्लॉक ठीक से रख लेते हैं। लेकिन अभी उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जंजीरों का मालिक जंगल के किनारे तक रेंग कर चला गया था। गुफा में मौजूद लोग ये देखने के लिए प्रयास कर रहे थे कि आखिर वह क्या है, लेकिन दूसरा पक्ष अंधेरे में छिपा रहा और कभी सामने नहीं आया। जब रेन शियासु ने जंगल से टपकने की आवाज सुनी तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये दूसरे पक्ष की लार थी जो जंगल के फर्श पर पत्तियों पर टपक रही थी। जैसे ही वह दिखे, उसे गोली मार दो, जू जियानचू ने कहा। हमारी मारक क्षमता इतनी तेज होगी कि वह जिस भी दिशा से गुफा में घुस सकता है उसे कवर कर लेगी। फिर मैं अपने छाया क्लोन को उसे वश में करने का आदेश दूंगा। ठीक है, रेन शियासु ने धीरे से उत्तर दिया। उसने सोचा, अगर प्राणी बहुत शक्तिशाली निकला तो मैं अपने छाया क्लोन को छिपाने की परवाह नहीं करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोई नहीं जानता था कि चीते के आकार के वे जंगली जानवर और छोटे पहाड़ों जैसे जंगली सुअर कहां भाग गए थे, लेकिन रेन शियासु जानता था कि केवल एक अधिक शक्तिशाली और अजेय शक्ति ही उन खूंखार जानवरों को जंगल से भागने पर मजबूर कर सकती थी। जैसे जैसे रेन शियासु ने लंबी सांसें लीं, उसकी भावनाएं शांत होती गईं। अब वह अपने दिल की धड़कन और सांसों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि जंगल से आने वाली किसी भी आवाज या हलचल को ध्यान से सुन रहा था। जंगल का रहस्य शायद अगले ही पल अपना असली रूप प्रकट कर देगा। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब जंगल से फिर से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देगी तो वह जंजीरों के मालिक की आवाज होगी जो दूर जा रहे हैं। क्या हुआ? जू जियानचू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या ये जंगल से बाहर आने से डर रहा है? वे तीनों अभी भी अपना निशाना बनाए हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरा पक्ष उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। रेन शियासु ने इस पर थोड़ा विचार किया और कहा, यह बहुत संभव है कि दूसरा पक्ष जंगल से बाहर जाने को तैयार न हो। अन्यथा पहले के जंगली जानवर इस गुफा को अपना आश्रय नहीं मानते, जबकि यह जंगल से केवल 10 मीटर की दूरी पर है। नए नॉवेल्स के लिए 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। जमीन पर घसीटे जा रहे जंजीरों की खड़खड़ाहट दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। रेन शियासु और वे दोनों आखिरकार थोड़ा आराम कर पाए। ऐसा लगता है कि हम अभी भी बहुत आशावादी हैं। हम सिर्फ अपने अनुमान से जिंग पर्वतों के रहस्य का पता नहीं लगा सकते। जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इसमें आतंक के कुछ और रूप भी हो सकते हैं। रेन शियासु ने कहा, अन्यथा बिना किसी सुराग के जू शिया के शरीर के गायब होने की व्याख्या करना असंभव होगा। सब लोग थोड़ा आराम कर लो। जू जियानचू ने कहा, मैं आज रात पहली शिफ्ट संभाल लूंगा। आधी रात के बाद तुम लोग मेरी जगह ले सकते हो। लेकिन इन शब्दों के बावजूद रेन शियासु और यांग शियाओजिन अभी भी चुपचाप अपनी 2 शिफ्ट रोटेशन पर अड़े हुए थे, जिसमें एक रात के पहले आधे भाग पर निगरानी रखता था और दूसरा दूसरे आधे भाग पर। ये देखकर जू शियानचू मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि वह अब भी उनके लिए एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। रात भर कुछ और नहीं हुआ। सुबह जब सूरज की पहली किरणें चमकी तो रेन शियासु को दूर से जंगल में लौटते जंगली जानवरों की सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि ये जानवर रात में शरण लेने और दिन में जंगल में लौटने के आदी थे। क्या पिछली रात जंजीरों से बंधा जंगली जानवर दिन में सोने वाला प्राणी हो सकता है? रेन शियासु अपनी पीठ को फैलाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पीठ को फैला पाता, उसने जिंग पर्वत की गहराई से एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी। आवाज इतनी अचानक थी कि रेन शियासु डर के मारे उछल पड़ा। गुफा में मौजूद लोग एक एक करके बाहर आए। क्या हो रहा है? क्या हुआ? किसी ने पूछा। क्या जिंग पर्वत में ज्वालामुखी फट सकता है? ये ज्वालामुखी जैसा नहीं लग रहा है। जू जियानचू ने अपना सिर हिलाया। ये तो उन विस्फोटकों जैसा लग रहा है जो हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। अगर जू जियानचू इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था तो रेन शियासु और यांग शियाओजिन कर सकते थे। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन से उन्नत बम बनाने का कौशल कॉपी किया था, साथ ही उसने कई प्रयोगात्मक विस्फोट भी किए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उस ध्वनि से रेन शियासु को यकीन हो गया कि यह एक आकार के चार्ज एक का दिशात्मक विस्फोट था। इस तरह का आकार वाला चार्ज कवच भेदी प्रक्षेप्य के समान होगा, जो आमतौर पर कठोर जमीन में छेद बनाने के लिए हिंसक विस्फोटों का उपयोग करता है। इसने जमीन में बड़े छेद बनाने के लिए विस्फोट की लहर को उन्मुख करने के लिए मुनरो प्रभाव 1 का उपयोग किया। इस विस्फोटक की ध्वनि स्पष्ट रूप से सैटिचेल चार्ज और माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज से भिन्न थी। सैटिचेल चार्ज एक शक्तिशाली शॉकवेव वाले विस्फोटक थे जिनका उपयोग बंकरों और अन्य प्रकार की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए किया जाता था। माइन क्लियरिंग लाइन चार्जेस बैंगलों में एक जैसे विध्वंसक उपकरण थे। रेन शियासु जानता था कि अगर वह आवाज पहचानी जा सकती है तो यांग शियाओजिन भी उसे जरूर पहचान सकता है। कोई पहाड़ की गहराई में खुदाई कर रहा था। वे खुदाई क्यों कर रहे थे? क्या सच में जिंग पर्वत के नीचे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है? पहले आपने कहा था कि जिंग पर्वत पर अन्य दस्ते भी आए थे। रेन शियासु ने देखा जू जियानचू से पूछा। हाँ, वे भी संभवतः किंग कंसोर्टियम से ही थे। जू जियानचू ने कहा, आखिरकार गढ़ 112 भी किंग कंसोर्टियम द्वारा नियंत्रित है, इसलिए किसी भी अन्य संगठन के लिए किंग पर्वत में प्रवेश करने के लिए उन्हें आगे निकल पाना बहुत कठिन होगा। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन की तरफ एक नजर डाली। तो क्या उस कहानी से यहाँ आने का उसका उद्देश्य भी पहाड़ों में छिपे रहस्य के कारण था? रेन शियासु को अब भी पता नहीं था कि यांग शियाओजिन का तुरुप का पता क्या था। अपनी परफेक्ट फायरआर्म्स प्रोफिशिएंसी के अलावा इस टोपी पहनने वाली लड़की के पास कुछ और भी होगा जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। चलो चलते हैं, हमें जल्दी करना है। जू जियानचू जो कुछ भी हो रहा था उसे बाहर नहीं रहना चाहता था। हमने जो धमाका सुना है उसके आधार पर किंग कंसोर्टियम ने गढ़ 112 से एक विशाल सैन्य बल भेजा होगा। हमें वहां जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि वे रहस्य तक पहुंचें। क्या तुम मरना चाहते हो? रेन शियासु ने आवाक भाव से जू जियानचू को देखा, ये जानते हुए कि किंग कंसोर्टियम ने पहले ही स्थापित भेज दिया है, फिर भी आप वहां मिलने की हिम्मत कर रहे हो। एक लंबी मुस्कान के बाद जू जियानचू ने कहा, लेकिन हम पहले से ही यहाँ हैं। रेन शियासु और यांग शियाओजिन ने एक दूसरे को देखा। ना जाने क्यों उन शब्दों में जादुई आकर्षण था। इसके अलावा हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई और जगह क्या है? जू जियानचू ने पूछा। चूंकि हम पीछे नहीं हट सकते इसलिए हम केवल आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें वहां होने पर कोई अवसर नहीं मिलता है तो हम बस किंग कंसोर्टियम के चारों ओर घूमेंगे और पहाड़ों को उसी दिशा में छोड़ देंगे जिस दिशा से वे आए थे। मेरा कहना है कि वे जिस रास्ते से यहाँ आए हैं वह हमारे यहाँ वापस लौटने से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। ये सच था, उन्हें पता था कि विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया गया था, इसलिए किंग कंसोर्टियम ने संभवतः गढ़ 112 तक का पूरा रास्ता साफ कर दिया था।
अध्याय 78 पीछे हटना मना है। अनुवादक लेगे संपादक लेगे यदि वे पीछे नहीं हट सकते थे तो उन्हें आगे बढ़ना ही था। ऐसा लग रहा था कि रेन शियासु, जू शियाचू और यांग शियाओ जिनको जिंग पर्वत के रहस्य में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, लुओ शिन्यू, लियूबू और वांग लेई अलग थे। वे बस जल्दी से जल्दी किंग कंसोर्टियम के लोगों के साथ जुड़ने की उम्मीद कर रहे थे। रहस्य चाहे जो भी हो, उनके बचने की संभावना केवल तभी होगी जब वे बहुत सारे लोगों के साथ कहीं जाएंगे। उन्होंने पहले भी किंग कंसोर्टियम की लड़ाकू ब्रिगेड को गढ़ 113 में देखा था और निजी सैनिक निश्चित रूप से उनकी तुलना में फीके थे। इसलिए उन्हें विश्वास था कि उनके साथ जुड़ने के बाद वे सुरक्षित रहेंगे। और इसके अलावा लुओ शिन्यू और लियूबू दोनों कह सकते थे कि वे किंग कंसोर्टियम के साथ अच्छे संबंध रखते थे। हालांकि वे विशेष रूप से करीबी नहीं थे, लेकिन वे कई मौकों पर बॉस लुओ से मिल चुके थे। इसलिए यदि वे बॉस लुओ का नाम लेते हैं और समय आने पर अपनी पहचान बताते हैं तो वे तुरंत मानव सभ्यता में वापस आ जाएंगे। उनके लिए जंगल जानवरों की दुनिया थी। एक और बात भी थी, चूंकि पिछली रात उनका जंगल के रहस्यमयी राक्षस से सामना होने वाला था, इसलिए वे फिर से अंधेरा होने से पहले जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहते थे। राक्षस से चिंतित होकर रेन शियासु ने जंगल के रास्ते जाने के बजाय पहाड़ों के खुले क्षेत्रों में यात्रा करने की पूरी कोशिश की। कौन जानता था कि वह राक्षस दिन में सक्रिय होगा या नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें सूचित किया था कि वह दिन में बाहर नहीं निकलेगा। क्या होगा अगर उसे बस रात में जागना पसंद है और उसे वास्तव में दिन के उजाले से डर नहीं लगता। क्या होगा अगर आज उसकी दिनचर्या गड़बड़ा गई हो। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। NOVALNCOM पर नई कहानियों का अनुसरण करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनकी गुफा जिंग पर्वत में विस्फोट की आवाज से लगभग कई दर्जन किलोमीटर दूर थी। अगर वे जल्दी करते तो शाम तक वे पर्वत श्रृंखला तक पहुंच सकते थे। बेशक रेन शियासु को किसी भी संभावित दुर्घटना का भी डर था। उन्होंने जू शियाचू और यांग शियाओजिन के साथ चर्चा की। हम केवल पहाड़ों में मार्ग की सीधी रेखा की दूरी पर विचार नहीं कर सकते। हमें उन घुमावदार रास्तों का भी ध्यान रखना होगा जिन्हें हमें लेना पड़ सकता है। हमें वहां पहुंचने से पहले जो दूरी तय करनी होगी उसके आधार पर हमें कई और दिन चलने पड़ सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जू जियांचू ने पूछा। अगर हम आज तक वहां नहीं पहुंच सकते तो हमें रात में यात्रा करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। रेन शियासु ने दृढ़ता से कहा, अगर आप सब इस पर जोर देते हैं तो मैं खुद ही एक जगह ढूंढ लूंगा और सुबह होने तक इंतजार करूंगा। जू जियांचू ने एक पल सोचा और कहा, मैं सहमत हूं। हम रात में यात्रा नहीं करेंगे। जू जियांचू और रेन शियासु ने यांग शियाओजिन की ओर देखा और उसने कहा, मैं सहमत हूं। रेन शियासु ने कहा, आशा करते हैं कि यात्रा ज्यादा कठिन नहीं होगी। किसी को नहीं पता था कि लुओ शिन्यू और लियूबो को आज के मार्च के लिए अपनी ताकत कहां से मिली। उन्होंने कल रात ही अपने पैरों के छालों को खुजलाकर फोड़ लिया था, लेकिन आज चलने की तीव्रता के कारण जब तक वे समाप्त करेंगे उनके तलवों की त्वचा शायद उखड़ जाएगी। ये देखकर रेन शियासु ने उन्हें चिढ़ाते हुए सुझाव दिया कि वे दिन भर आराम कर सकते हैं। हालांकि लियूबो ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि लियूबो, लुओ शिन्यू और वांग लेई सामान्य लोग थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि जीवित रहने की इच्छा के कारण उन्होंने अपनी सबसे बड़ी क्षमता का उपयोग किया था। अचानक जू जियांचू ने कहा, सामने एक मानव शरीर है। रेन शियासु ने ऊपर देखा और देखा कि पहाड़ी दर्रे की घाटी के बीच में एक मानव शरीर चुपचाप पड़ा हुआ है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि शरीर के लगभग कंकालनुमा अवशेषों के बगल में कपड़ों के बिखरे हुए टुकड़े पड़े थे। खून सूखकर पथरीली जमीन पर गहरे बैंगनी रंग के धब्बे में बदल गया था। रेन शियासु ने हैरानी से कहा, चूंकि वहां अभी भी मांस और खून है और कोई सड़न नहीं है, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले नहीं हुई है। एक मिनट रुके, यहाँ एक अपेक्षाकृत ताजा मानव शव क्यों दिखाई दिया? क्या ये किंग कंसोर्टियम का कोई व्यक्ति हो सकता है? नहीं। जू जियांचू ने अपना सिर हिलाया और कहा, देखो उसने क्या पहना हुआ है। ये निजी सेना की वर्दी है। निजी सेना की वर्दी गहरे नीले रंग की होती है जबकि किंग कंसोर्टियम की वर्दी काले रंग की होती है। निजी सेना? कौन सी निजी सेना? क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 की निजी सेना भी वही वर्दी पहनती है? रेन शियासु ने आश्चर्य जताया। वे सावधानी से उसके पास गए और उन्हें एक अशुभ एहसास हुआ। जू जियांचू ने एक छोटा सा डॉग टैग देखा जो शव के गले में लटका हुआ था। इस तरह सभी को मृतक की पहचान पता चल जाएगी। लेकिन जब उसने डॉग टैग उठाया तो वह दंग रह गया। जूजिया, ये जूजिया कैसे हो सकता है? रेन शियासु को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या तुम्हें यकीन है कि यह जूशिया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसे देखो। डॉग टैग पर नाम गलत नहीं होगा, जू जियांचू ने कहा। बोलते समय उसने अपनी स्वचालित राइफल उठाई हुई थी, इस डर से कि कहीं कोई भयानक चीज उसके बगल से ना आ जाए। रेन शियासु ने डॉग टैग को देखा। ये वास्तव में जूशिया है। उसकी लाश यहाँ क्यों होगी? घाटी में प्रवेश करने से पहले ही शूशिया की लाश गायब हो गई थी। पिछले 2 दिनों में वे लगभग 100 किलोमीटर पैदल चले थे, तो शूशिया की लाश अचानक यहाँ कैसे आ गई? जूशिया की लाश यहाँ कैसे आई? यांग शियाओजिन और जू शियाचू ने इस खोज के जवाब में अपनी बंदूकें उठाईं, जबकि रेन शियासु ने नीचे बैठकर लाश का निरीक्षण किया। लुओ शिन्यू और लियूबो को यह दृश्य देखकर शुरू से ही उल्टी आ गई और थोड़ी देर उल्टी करने के बाद लुओ शिन्यू ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? रेन शियासु के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने इससे भी बुरा कुछ देखा है। रुको, इस लाश पर लगे घावों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि उस राक्षस ने उसके अंग खा लिए थे, लेकिन पेट के किनारे के घावों को तो देखो। इतने साफ सुथरे काटने के निशान कैसे बन सकते हैं? मैंने कभी किसी जानवर के दांतों के ऐसे सेट नहीं देखे। रेन शियासु ने जब ये कहा तो यांग शियाओजिन और जू शियाचू भी मदद नहीं कर सके और न ही उनकी ओर देख पाए। उन्हें समझ आ गया कि रेन शियासु को जंगल के बारे में कितना कुछ पता है। अगर रेन शियासु ने कहा कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा है तो यह कोई असामान्य जानवर ही होगा। लेकिन जब जू जियांचू ने इसे देखा तो वह भौंचक्का रह गया। अरे, ये तो इंसान के काटने के निशान हैं। ऐसा लग रहा था कि शू शियांचू ने गहरे डर के कारण अश्लील बातें भी बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ शू शियांचू ही नहीं, रेन शियासु और यांग शियाओजिन को भी ठंड लग रही थी। रेन शियासु ने ऊपर देखा और पूछा, क्या ये सच में विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है, जू जियांचू ने कहा। जब मैंने स्कूल में अपने पहले प्यार से रिश्ता तोड़ा था तो उसने मेरे हाथ पर काट लिया था। रेन शियासु ने झल्लाकर कहा, आप हमें ये बात क्यों बता रहे हैं जबकि हम तो मौत से भी ज्यादा डरे हुए हैं? रेन जियासु अब सचमुच डर गया था। जू जियांचू को भी थोड़ा डर लगा। इंसानों के काटने के निशान क्यों हैं? मुझे आश्चर्य है। रेन शियासु ने पूछा, क्या ये संभव है कि कल रात जंजीर खींचने वाला एक इंसान था? चलो यहाँ से निकलो, यांग शियाओजिन ने कहा। हम पर हमला होने की स्थिति में 3 लोगों की रणनीति तैयार कर लें। अगर वह चीजें टुकड़ों में लाश ले जा सकती है तो वह टुकड़े हम पर भी हमला कर सकते हैं।
रेन शियासु ने घबराहट से पूछा, रणनीति संरचना क्या है? वह मजाक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे वास्तव में पता नहीं था। तुम मेरे बाएं ओर स्थित हो। यांग शियाओजिन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। हम में से हर कोई अपनी नजरों में आने वाली हर चीज का खतरे में है। अगर कोई अजीब जीव हमारे पास आए तो उसे गोली मार दो। अचानक यांग शियाओजिन ने टीम की कमान संभाल ली थी। हालांकि न तो रेन शियासु और न ही जू जियांचू ने कुछ कहा। इस समय सभी को समझ आ गया है कि वे एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हर कोई जीवित रहना चाहता था। स्थानीय रेन शियाओजू। अध्याय 79 हिमस्खलन में एक भी बर्फ का टुकड़ा निर्दोष नहीं होता। अनुवादक लेगे संपादक लेगे शायद दिन का समय होने के कारण रेन शियासु और अन्य लोगों को वास्तव में कोई और खतरा नहीं हुआ जिससे उनकी जान को खतरा हो। रास्ते में उन्हें एक जंगली बिल्ली का सामना करना पड़ा जो विपरीत दिशा से उनकी ओर आ रही थी। हालांकि उसने उन पर हमला नहीं किया और भाग गई। जब रेन शियासु और समूह उस स्थान के करीब पहुंचे जहां किंग कंसोर्टियम था तो वे और भी अधिक सतर्क हो गए। एक लड़ाकू ब्रिगेड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीतियों के आधार पर स्काउट्स क्षेत्र के चारों ओर अवलोकन चौकियां स्थापित करते हैं जबकि वे विध्वंस और टोही का काम करते हैं। जू जियांचू ने कहा, इसलिए हमें उनके पास जाते समय यथासंभव सावधान रहना चाहिए। क्या वे इतने पेशेवर हैं? यहां तक कि निगरानी चौकियां भी हैं। रेन शियासु ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निगरानी चौकियां ही हैं, है ना? उन्होंने संभवतः अपने सैन्य बल के साथ पूरे आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया है। आपने देखा कि अभी वह जंगली बिल्ली कितनी भयभीत थी, है ना? NOVLB.com पर लाटस्ट उपन्यास रेन शियासु जानवरों के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह समझते थे। जंगली होने के बाद बिल्लियां फिर से बेहद शांत और सतर्क जानवर बन गई थीं। वे शायद ही कभी उस तरह से घबराती थी जैसे जंगली बिल्ली अभी घबरा रही थी। निश्चित रूप से जब वे धीरे धीरे पुनः निकट आने लगे तो उन्हें गोलियों की तीव्र आवाज सुनाई देने लगी। रेन शियासु ने सोचा कि संघ की सशस्त्र सेना वास्तव में निजी सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। निजी सैनिकों को मरने के लिए यहां भेजा गया था जबकि संघ जिंग पर्वत के जानवरों को अच्छी तरह से पीट सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसे अचानक याद आया कि झांग जिंगलिन ने पहले क्या कहा था, मनुष्य के पास जो आग्नेयास्त्र और विस्फोटक हैं वे आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्नत आग्नेयास्त्र कौशल के साथ रेन शियासु अब गहराई से समझ सकता था कि झांग जिंगलिन का बयान कितना सच था। इस समय एक घायल सुअर रेन शियासु और टीम की ओर भागा। जू जियांचू ने फुसफुसाते हुए कहा, गोली मत चलाओ, उसे जाने दो। सुअर पहले देखे गए सुअरों से थोड़ा बड़ा था। हालांकि उसके सिर और पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था जिससे वह बहुत आक्रामक भी लग रहा था। शू जियांचू और अन्य लोग सुअर के रास्ते से बचने के लिए जल्दी से दूर चले गए। ऐसा नहीं था कि वे सुअर को मार नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि वे संघ के लड़ाकू सैनिकों की गोलियों की आवाज सुन सकते थे इसलिए संघ भी उन्हें सुन सकता था। इसके अलावा उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि उन्हें कंसोर्टियम द्वारा पहले ही खोज लिया जाएगा। लियू बू ने सुअर को देखा और कहा, चूंकि हमने लगभग एक दिन से कुछ नहीं खाया है इसलिए यह बहुत अच्छा होगा यदि हम इसे रोक सकें और इसे भून सकें। रेन शियासु ने अफसोस जताया कि इस दुनिया में ऐसे लोगों का समूह कैसे मौजूद हो सकता है। उनका अस्तित्व सिर्फ दूसरों को बेहतर दिखाने के लिए एक आवरण के रूप में काम करता है। उसने लियू बू से कहा, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। भले ही तुम बुद्धिमान बन गए हो लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तुम बहुत लापरवाह दिखते हो। लियू बू की जुबान अटक गई और वह कुछ और नहीं बोला। जू जियांचू ने समझाया, यहाँ नंगी लौ जलाकर क्या तुम किंग कंसोर्टियम को यह नहीं बता रहे हो कि तुम यहाँ हो? सुअर को अपने पास से गुजरते देख वांग लेई ने सोचा, क्या हमें जल्दी से किंग कंसोर्टियम के लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए? चूंकि हम सभी इंसान हैं इसलिए हमें उनके द्वारा खोजे जाने की चिंता क्यों करनी चाहिए? वांग लेई, लियू बू और लुओ शिन्यू उम्मीद कर रहे थे कि किंग कंसोर्टियम आकर उन्हें तुरंत बचा लेगा। यांग शियाओजिन ने जवाब दिया, पायरो कंपनी द्वारा नियंत्रित रहस्यमय जगह पर जांच करने के लिए कई संगठनों ने अपने सैन्य बलों को भेजा है लेकिन उन सभी को चुप करा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि अगर किंग कंसोर्टियम भी आपको यहाँ पाता है तो वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और आपको अच्छी तरह से खिलाएंगे फिर आपको गढ़ में वापस भेज देंगे? यही कारण है कि गढ़ 113 द्वारा भेजे गए निजी सैनिकों को एक गिरोह का हिस्सा होने की आड़ में यात्रा करनी पड़ी, भले ही यह बहुत स्पष्ट था कि वे नहीं थे। संघ के लिए यहाँ के रहस्य मानव जीवन से भी अधिक मूल्यवान थे। तुम लोग वास्तव में सोचते हो कि कोई निगम जैसी चीज तुम्हें बचा लेगी? जू जियांचू ने आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब लियू बू, लुओ शिन्यू और वांग लेई, जिन्होंने मूल रूप से संघ से मदद लेने की योजना बनाई थी, ने ये सुना तो वे दुखी दिखे। सच कहें तो उनका दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं था और संघ के मानकों के हिसाब से उन्हें अपेक्षाकृत अनुभवहीन माना जाता। इस तरह उन्हें समझ नहीं आया कि संगठन कैसे काम करता है और न ही उन्हें पता था कि ये दुनिया कितनी क्रूर है क्योंकि वे अब तक एक सुरक्षित जीवन जी रहे थे। उनसे केवल यह अपेक्षा की जाती थी कि वे गढ़ में अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह से करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां खाने पीने की चीजें उपलब्ध हों तथा उन्हें जंगली जानवरों या भूख जैसी अन्य चीजों की चिंता न करनी पड़े। संघ ने उन्हें बताया कि बाहरी दुनिया बहुत सुरक्षित है और जंगली जानवरों को पहले ही गढ़ की परिधि से बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह वे सभी गढ़ में शांति और समृद्धि के झूठे दिखावे में फंस गए। तो फिर हम अभी भी वहां क्यों जा रहे हैं? जब लियू बू को एहसास हुआ कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसे चुप करा दिया जाएगा तो उसने उस सहारे को खो दिया जिसने उसे दिन भर चलने में मदद की थी। किंग कंसोर्टियम से मदद लेने की उसकी इच्छा लगभग उसकी आखिरी जीवन रेखा बन गई थी। लियू बू उदास होकर जमीन पर बैठ गया। आप सब आगे जा सकते हैं, मैं आगे नहीं चलूंगा। रेन शियासु और बाकी लोग लियू बू पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ते रहे। उनके लिए ये वास्तव में मायने नहीं रखता था कि लियू बू मरी या नहीं। ईमानदारी से रेन शियासु को यह पसंद था कि लियू बू यहीं रहे। अपने आसपास के पेड़ों में हवा की हल्की आवाज सुनकर लियू बू और भी ज्यादा डर गया। इससे पहले कि बाकी लोग नजरों से ओझल हो पाते वह फिर से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा इंतजार करो। इस समय रेन शियासु ने पूछा, अगर हमारा सामना किंग कंसोर्टियम की सेना से हो तो हमें क्या करना चाहिए? जू जियांचू ने एक पल सोचा और कहा, हमें पीछे हटना अपनी मुख्य प्राथमिकता बनानी चाहिए। उनका मुख्य मिशन प्री कैटाक्लिज्म सभ्यता की खुदाई होना चाहिए, न कि हमारा शिकार करना। आप सभी ने समाचारों को बंद करने के लिए संघ के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका है। यांग शियाओजिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक बार जब उन्हें हमारी उपस्थिति का पता चल जाएगा तो वे निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देंगे। इसके अलावा उनके हेलमेट में वायरलेस संचार है। अगर उन्हें पता चलता है कि वे हमें तुरंत नहीं मारा जा सकता है, इसलिए हम निश्चित रूप से सेंसिटिव के लिए कॉल करेंगे। जब वह समय आएगा तो आप पाएंगे कि आप फेस बग्स के साथ साथ समय समय पर पसंद करेंगे। रेन शियाओजू दंग रह गया। ये किंग कंसोर्टियम इतना डरावना क्यों था?
उन्होंने पूछा, लगता है कि आप इन कंसोर्टियम की सेना के बारे में बहुत कुछ जानते हो। यांग शियाओजिन ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। हमें एक बार सामने आने पर सभी दिखने वाले लक्ष्यों को मार देना चाहिए। उन पर दया मत दिखाओ क्योंकि वे भी हम पर दया नहीं दिखाएंगे। लेकिन संघ के सैनिकों के भी बच्चे और माताएं हैं। वांग लेई ने झिझकते हुए कहा, क्या ये बहुत क्रूर नहीं होगा? यांग शियाओजिन ने शांति से कहा, हिमस्खलन में एक भी बर्फ का टुकड़ा निर्दोष नहीं होता। चाहे वह स्वेच्छा से हो या मजबूरी में, युद्ध में कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है, साथ ही दूसरों पर भी त्रासदी लाता है। चलो चलें। जू जियांचू ने आगे जंगल की ओर देखा। जिंग पर्वत का रहस्य उन्हें पुकार रहा था। अगर संघ ने इस स्थान को छोड़ दिया होता तो शायद उनकी भी रुचि खत्म हो जाती। लेकिन अगर यह रहस्यमय संघ के लिए इतना मूल्यवान था तो इसमें कुछ मूल्यवान जरूर होगा। यदि वे पीछे मुड़ते तो मर जाते, इसलिए बचने का एकमात्र उपाय आगे बढ़ाया जाता। जू जियांचू और अन्य लोगों ने कबूल की राह पर ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने संघ के लड़ाकू सैनिकों के साथ साथ सामने की राह से बचने की पूरी कोशिश की। रेन शियासू ने अनुमान लगाया कि वे शायद 1 घंटे के भीतर पहाड़ों में छिपी हुई चीजों का पता लगाएंगे। अध्याय 80 प्रयोग अनुवादक लेगे संपादक लेगे आगे जंगल में हो रही गोलियों की तेज आवाजें थम गईं। ऐसा लग रहा था कि किंग कंसोर्टियम ने बाहरी परिधि की सफाई पूरी कर ली है। उन सभी जंगली जानवरों को खत्म कर दिया गया था जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। जू जियांचू ने रेन शियासू से फुसफुसाते हुए कहा, यही वह समय है जब किंग कंसोर्टियम परिधि के चारों ओर निगरानी चौकियां स्थापित करेगा। अपनी जनशक्ति के साथ भी वे सिर्फ कुछ 100 लोगों के साथ इतने बड़े क्षेत्र को बंद नहीं कर पाएंगे। किंग कंसोर्टियम लड़ाकू ब्रिगेड में लगभग कितने लोग हैं? रेन शियासू ने पूछा। जू जियांचू ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, लगभग 4000 से 5000, लेकिन यह असंभव है कि वे सभी को जुटा लें। आखिरकार उन्हें गढ़ में व्यवस्था बनाए रखने के बारे में भी सोचना होगा। नहीं, रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि गढ़ में कोई बड़ी समस्या है। क्या गढ़ में रहने वाले लोग कुछ ही दिनों में विद्रोह करने की हिम्मत करेंगे? यह असंभव है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा कि वे कम से कम कुछ 1000 लोगों के साथ पूरी ताकत से बाहर आ गए हैं। ठीक है, जू जियांचू ने उनकी दलील समझी, लेकिन उम्मीद कर रहा था कि वे भाग्यशाली होंगे। उसने स्थिति का विश्लेषण करने से पहले कहा, लेकिन वास्तव में वे अपनी पूरी ताकत नहीं जुटाएंगे। विभिन्न गधों की आपूर्ति इतने लंबे समय तक जिंग पर्वतों में कुछ 1000 सैनिकों के अभियान के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, लेकिन परिवहन, रसद, जनशक्ति के मुद्दे आदि सभी पर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि उनके सैनिक अपने साथ बहुत सारे आग्नेयास्त्र और विस्फोटक लाए थे, इसलिए मेरा मानना है कि जिंग पर्वतों पर पहुंचे अग्रिम दल में कई कारकों को ध्यान में रखते हुए लगभग 1000 सैनिक होने चाहिए। रेन शियासू ने इस पर विचार किया। जू शियांचू के पास शायद सैन्य अभियानों के बारे में अधिक विशेषज्ञ राय थी। उसने कहा, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूंगा। अगर अवलोकन चौकियां परिधि को बहुत सुरक्षित बनाती हैं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ों से बाहर निकलकर गढ़ 112 की दिशा में चला जाऊंगा। ठीक है, जू जियांचू ने सिर हिलाया। वह जानता था कि रेन शियासू का फैसला सही था। आखिरकार अगर उसे रेन शियासू और यांग शियाओजिन को 1000 से ज्यादा लोगों का पीछा करना पड़ा तो यह निश्चित रूप से बहुत बुरा अंत होगा। जू जियांचू ने दृढ़ निश्चय का चेहरा बनाया। अगर हमें गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेना पड़ा तो हमें बाकी तीनों को छोड़ना होगा क्योंकि वे हमारी गति के साथ नहीं चल पाएंगे। 1 मिनट रुको। जब वह बोल रहा था तो जू शियांचू दंग रह गया। उसने इधर उधर देखा और पूछा, यांग शियाओजिन कहाँ है? रेन शियासू भी चौंक गया। इधर उधर देखने के बाद उसने लियूबू से पूछा, जो टीम के पीछे था, क्या तुमने यांग शियाओजिन को देखा है? नहीं, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लियूबू ने शून्यता से उत्तर दिया। सभी को एहसास हुआ कि किसी को नहीं पता था कि उनकी यात्रा के दौरान यांग जियाओजिन कब गायब हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अगर लियूबू लापता हुआ होता तो रेन शियासू को लगता कि उसे कोई ले गया होगा, लेकिन यांग शियाओजिन के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रेन शियासू और जू जियांचू ने सोचा था कि लियूबू, लुओ शिन्यू और वांग लेई उनके लगे होंगे, लेकिन उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि यांग शियाओजिन ने सोचा था कि वे सभी 5 लगे थे। लेकिन यांग शियाओजिन के यहाँ आने का आखिर उद्देश्य क्या था? रेन शियासू को एहसास हुआ कि शायद वह जिंग पर्वत के रहस्य के पीछे बिल्कुल भी नहीं थी। यांग जियाओजिन के पास तो इससे भी बड़ा रहस्य था। रेन शियासू और जू जियांचू ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वे एक ही समय में किसी निर्णय पर पहुंचे हों। तो रेन शियासू ने सही कहा, यांग शियाओजिन शायद पीछे रह गई है। टीम के साथियों के तौर पर हमें उसे ढूंढने के लिए अलग होना चाहिए। अगर वह अकेले मिल गई तो ये बहुत खतरनाक होगा। रेन शियासू और जू शियांचू फिर 2 अलग अलग दिशाओं में चले गए। लियूबू, लुओ शिन्यू और वांग लेई ने पीछे मुड़कर देखा कि वे कैसे आए और आश्चर्य हुआ कि यांग शियाओजिन इतनी सारी चीजें कैसे गायब हो गईं। लियूबू ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यांग शियाओजिन बहुत अजीब व्यवहार कर रही है? उसने हमें टीम में शामिल होने के लिए पैसे दिए, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ आने का उसका अपना उद्देश्य है। लियूबूस ने देखा कि रेन शियासू और जू शियांचू कहाँ गए हैं, लेकिन वे दोनों भी गायब हो गए थे। क्या बकवास है, उसे धोने के लिए अलग होने का क्या मतलब था? आप दोनों जाहिर तौर पर आम की कोशिश कर रहे थे। रेन शियासू, शू शियांचू और यांग शियाओजिन ने क्रमशः ये निर्णय लिया था कि वे जिंग पर्वत के भीतरी क्षेत्रों के पास के नक्शे पर ही अपना बोझ नीचे गिरा देंगे। अंततः हमें पता चला कि किंग कंसोर्टियम की सेना कितनी शक्तिशाली थी। चाहे वे चुपके से घुसे या रास्ता फूट निकल जाएं, वे लियूबू, लुओ शिन्यू और वांग लेई को अपने साथ नहीं ला सकते थे। वैसे भी वे न तो रिश्तेदार थे और न ही उन पर कोई निर्भरता थी, इसलिए जब उन्हें छोड़ने का निर्णय लेने की बात आई तो वास्तव में कोई तनाव नहीं था। लेकिन रेन शियासू को ये काफी दुखद लगा क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से लगातार इन लोगों की कृतज्ञता प्राप्त करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही थी। बहुत प्रयास करने और उनसे 93 धन्यवाद टोकन प्राप्त करने के बाद अब जब उसे अकेले ही जाना था तो उनसे अधिक क्षमा करना आसान नहीं होगा। लियूबू, लुओ शिन्यू और वांग लेई अवसर पर ही चिंतित थे। वे किंग कंसोर्टियम से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि इसके बदले में उन्हें मार दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि रेन शियासू, जू जियांचू और यांग शियाओजिन के साथ चलना भी एक अच्छा विचार होगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि तीनों एक के बाद एक भाग गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लेकिन जब वे असमंजस की स्थिति में थे, लियूबू, लुओ शिन्यू और वांग लेई ने अचानक जमीन पर खींची जा रही जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनी। उन्हें अपने सिर पर झुंझुनी सी महसूस हुई। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि राक्षस दिवस के दौरान सक्रिय नहीं होगा? फिर वह टीम का पीछा क्यों कर रहा है? उन्हें जूशिया की क्षत विक्षत लाश और पिछली रात जंगल से भागे जंगली जानवर याद आ गए। लियूबू को पत्तों पर टपकाते राक्षस की लार की आवाज भी याद आ गई। 1 सेकंड बाद लियू बस पलटा और भाग गया। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि किंग कंसोर्टियम उसे मारेगा या नहीं।
वह बस मरना नहीं चाहता था। जब लियू बस ने दौड़ना शुरू किया तो बाकी दो ने उसका पीछा किया। हालांकि लियूबू को अचानक पता चला कि वह वांग लेई और लुओ शिन्यू की तरह तेजी से दौड़ नहीं सकती। हालांकि वांग लेई इससे पहले भी घायल हो चुका था, लेकिन काली दवा के जादुई प्रभाव के कारण वह 2 दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह अपने पीछे रहस्यमय राक्षस से जुड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह लियूबू के पास से गुजरी, वांग लेई ने अचानक देखा कि लियूबू ने उसे ठोकने के लिए अप्रत्याशित रूप से अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे। एक जोरदार बम के साथ वांग लेई जमीन पर गिर गया। लियूबू मन ही मन माफी मांग सकता था। दूसरों को जिंदा रखने के लिए किसी की बलि चढ़ती है। लियूबू खत्म जल्दी हो सके भाग गया, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसने वांग ले की चीख और मान से चिपने की परेशान करने वाली आवाज सुनी। वांग ले की चीख लियूबू को एक भयानक भूत की तरह चिरती हुई निकली। हालांकि ये चीख ज्यादा देर तक नहीं रुकी। जंजीरों की खड़खड़ाहट फिर सुनाई दी और राक्षस ने एक बार फिर किया उसका पीछा। लियूबू फकीर था। जब उसने इस बार लुओ शिन्यू को नीचे खींचने के बारे में सोचा तो उसने पाया कि वह पहले ही उससे बहुत दूर जा चुकी थी। कौन है? जंगल में आगे कोई बात कर रहा था। लियूबू ने अपनी दृष्टि वहीं केंद्रित की और पाया कि वह व्यक्ति शुद्ध काली वर्दी पहने हुए था और उसके हाथ में बंदूक थी। आपके पसंदीदा नॉवेल्स NOVL.com पर लियूबू चिल्लाया, एक राक्षस। मेरे पीछे एक राक्षस है। उन्होंने देखा कि संघ के सैनिक कई रणनीतिक हाथ के निशाने पर थे। उसके बाद जंगल से 20 से अधिक सैनिक उसके बगल में निकलकर धीरे धीरे लियूबू की ओर बढ़ रहे थे। ये तो पूरी हो गई। पलटन का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने आदेश दिया, घुटने टेको और अपने हाथ अपने सिर के पीछे रहो। लियूबू ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। उसे पता था कि अगर उसने उसकी टिप्पणियों का पालन नहीं किया तो ये लड़ाकू सैनिक उपलब्धियां शुरू कर देंगे और उसे मार देंगे। अब उसके पास बस यही विकल्प था कि वह अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ दे। जंजीरों की खड़खड़ाहट बढ़ती जा रही थी। जब जंजीरों का मालिक सामने आया तो सिपाही ने अपने हेलमेट में लगे वायरलेस संचार उपकरण से चिल्लाकर कहा, कृपया अतिरिक्त बल भेजो। हमने एक भागते हुए प्रयोग को देखा है।